नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को उपकार क्लासेज में। आज 20 दिसंबर है और ग्रुप डी के तीनों शिफ्टों के पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में आपको 19 दिसंबर और 20 दिसंबर को जो ग्रुप डी के पेपर हुए थे उनके बेस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, ताकि अगर आपकी आने वाले टाइम में ग्रुप डी की एग्जाम है तो ये क्लास आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो सके। तो चलिएगा बगैर टाइम खराब किए हुए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके पास है, सिक्कों से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपने देखा होगा एनालिसिस वाली वीडियो भी आप काफ़ी देखते होंगे। तो ये क्वेश्चन सिक्कों से रिलेटेड का कल भी पूछा गया था, आज भी पूछा गया है, हो सकता है कि आने वाले टाइम में भी पूछा जाए। तो हम क्या करेंगे आज की क्लास में, हम ये करेंगे पहले तो ये सिक्कों से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम सीख लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर है ना ये सिक्कों से रिलेटेड सिर्फ दो ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक बार फिर सुनिएगा, सिक्कों से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो ओनली फॉर कितने टाइप के बनते हैं आपके पास है, दो टाइप के बनते हैं। पहला टाइप ऐसा बनता है जिसमें यहाँ पर कुल राशि दी हुई मिलती है। क्या दी हुई मिलती है आपके पास? कुल राशि। और दूसरा टाइप ऐसा बनता है आपके पास है जिसमें यहाँ पर आपको सिक्के दिए हुए मिलते हैं। क्या दिए हुए मिलते हैं? आपको सिक्के दिए हुए मिलते हैं। हो सकता है कि वो आपके पास है कुल सिक्के हो, या फिर 50 पैसे के सिक्के हो, 25 पैसे के सिक्के हो। कुल मिलाकर के बात यह है कि आपके पास है यहाँ पर या तो कुल राशि, या तो यहाँ राशि मिलेगी, या फिर आपके पास क्या मिलेंगे? सिक्के मिलेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन मैंने लिया है वो तो लिया आपके पास है जिसमें राशि दी हुई है, और राशि कितनी दी हुई है आपके पास है? 384 रुपये। अगला जो क्वेश्चन लिया है दूसरे नंबर का, वो दूसरे नंबर का क्वेश्चन ऐसा लिया जिसमें आपको क्या दे रखी है? सिक्कों की संख्या दे रखी है। आप बड़े प्यार से दोनों क्वेश्चनों को समझिएगा ताकि किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रहे आपके दिमाग में। चलिएगा तो हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन ये है आपके पास है, एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे के सिक्के हैं, और कितने कितने हैं? वो है आपके पास है 16, 8 और 20 के अनुपात में। आप पहले क्वेश्चन को जमाना सीखिएगा। क्वेश्चन को आपको ऐसे जमाना है कि 50 पैसे के हैं कुछ सिक्के तो, और कुछ है आपके पास है 25 पैसे के, और बाकी के सिक्के किसके हैं आपके पास है? 10 पैसे के। और इनकी यूनिट दे रखी है, इनके नंबर्स दे रखे हैं एक तरीके से। कितने नंबर दे रखे हैं सर? जो 50-50 पैसे के सिक्के हैं ना उनकी यूनिट 16 है, यानी कि इनकी संख्या कितनी आपके पास है? 16 है। इसी तरीके से कितना है आपके पास है? 8 अनुपात कितना है? 20 है। तो इसके नीचे आप 8 लिख लीजिए, और इसके नीचे क्या लिख लीजिएगा? आप 20 लिख लीजिएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को कैसे जमाया हमने? सर ऊपर तो हमने लिखे सिक्के और नीचे हमने लिखी इनकी संख्या। अब तीसरी जो लाइन आएगी ना आपके पास वो इनकी धनराशि आएगी कि इनके कितने रुपए बन रहे हैं, कितने रुपए बन रहे हैं। लेकिन वो धनराशि यूनिट में आती है, क्योंकि रियल धनराशि तो वहां पर दे रखी है। तो हम ये कह सकते हैं अगली जो लाइन आपके पास आएगी वो लाइन आएगी आपके पास है धनराशि की। धनराशि कैसे निकालोगे? एक तरीका तो यह है कि थोड़ा सा दिमाग अच्छे से यूज करो। कैसे? आपके पास है 50-50 पैसे के 16 सिक्के, तो कितने रुपए हुए? 8 रुपए हुए। या और भी सिंपल भाषा में समझ लीजिएगा, 16 अठन्नी है, तो 16 अठन्नियों के कितने रुपए बनते हैं? 8 रुपए बनते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं सर हमारे पास है कितने रुपए बन गए? 8 रुपए बन गए। ठीक है, और फिर भी अगर फिर भी नहीं आ रहा ना समझ में, तो दूसरा भी तरीका है। क्या है? आपके पास है 50-50 पैसे के कितने सिक्के हैं? टोटल 16 सिक्के हैं। आप इसको रुपयों में चेंज करिए। अब आप ये कहोगे कि हम क्यों करें रुपयों में चेंज? क्योंकि मैं आपको शुरू से कहता हुआ आ रहा हूं कि अगर आपको मैथमेटिक्स को समझना है, कोई से भी चैप्टर को अगर समझना है, तो यूनिट समान होना जरूरी है। अगर आपने यूनिट समान नहीं करी तो फिर आप मैथमेटिक्स के क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्या हो रहा है भाई इसमें? देखिएगा, समझिए आप यहां से आगे कि 50-50 पैसे के आपके पास है 16 सिक्के हैं। आपको इसको रुपए में बदलना है तो आपको किसका भाग लगाना पड़ेगा? 100 का भाग लगाना पड़ेगा। क्यों जरूरी है? क्योंकि हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप कंप्लीट मैथमेटिक्स को पढ़ोगे, चैप्टर का नाम कुछ भी हो, आपको यूनिट समान करनी ही पड़ेगी। उसके पीछे का क्या कारण है कि हम यूनिट समान क्यों करते हैं? एक एग्जाम्पल से आप समझने की कोशिश करिए। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप मुझे ये बताइए, 1 रुपये और ये 50 पैसे है, इसको जोड़ के बताइएगा। 1 रुपये 50 पैसे को जोड़ के बताइए, तो आपका आंसर क्या आएगा कि सर 1 रुपये 50 पैसे को जोड़ेंगे तो 1.5 रुपये बनेंगे। या तो कुछ स्टूडेंट कहेंगे 1.5 रुपये बनेंगे, कुछ कहेंगे 150 पैसे बनेंगे। क्या किसी के दिमाग में ये आया कि सर ये आपके पास 51 रुपये हो गए? या आपके दिमाग में ये आया कि सर ये 51 पैसे हो गए? बिल्कुल भी नहीं आया, क्योंकि हमने सीधे या तो 1.5 रुपये कहा या फिर 150 पैसे कहा है। तो आपको पता है कि जब आपने इनको जोड़ा तो इनकी यूनिट समान करी थी, यानी कि इसको भी हमने किस में चेंज कर लिया था? रुपयों में चेंज कर लिया था। और फिर 1 रुपये और 50.50 रुपये 1.5 रुपये हो गए थे।
या फिर जिस स्टूडेंट ने ये सोचा था कि ये 150 पैसे हो रहे हैं, उसने इस रुपए को पैसे में चेंज कर लिया था। यानी कि ये बात आप अच्छे से जानते हो कि यूनिट समान होगी तभी ही क्वेश्चन सरल होता है। तो पूरे क्वेश्चन को या तो पैसे में चेंज करो या पूरे क्वेश्चन को रुपए में चेंज करो। तो हम हमारे पास है यहाँ पर देखिए ये रुपए दे रखे हैं, तो हम इसको रुपये में चेंज करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं 50 से कितनी बार कटेगा आपके पास है 2 बार, और 2 से कितनी बार कटेगा आपके पास है 8 बार। तो इस तरीके से हमारे पास है 50-50 पैसे के अगर सिक्के 16 है तो उनके रुपए 8 हो गए। इसी तरीके से आप देखिए यहाँ पर कितने, नॉर्मल तरीके से ऐसे समझ लीजिएगा कि 8 चवन्नी है, 8 चवन्नियों में कितने रुपए होते हैं आपके पास है 2 रुपए होते हैं, ठीक है। और नहीं आता है तो वापस ऐसे ही करिए। सर ये हमारे पास हम 25 पैसे है, मल्टीप्लाई करोगे 8 से, भाग किसका लगाओगे 100 का, ताकि रुपयों में चेंज हो सके। 25 से कितनी बार 4 बार, 4 से कितनी बार आपके पास है 2 बार। इसी तरीके से आप इसको चेंज कर लीजिए, देखिए इन दोनों का गुणा कितना हो जाएगा 200, और 200 में जब आप 100 का भाग लगाओगे तो क्या रिजल्ट आएगा 2 रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो सर हमारे पास है 2 आ गए। क्या किसी भी स्टूडेंट को बताओ इस फर्स्ट वाली लाइन में, सेकंड वाली लाइन में या फिर थर्ड वाली लाइन में कोई दिक्कत है क्या? किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। ये हमको फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन क्वेश्चन में दे रखी है, तीसरी लाइन आपको निकालनी है। निकालने के बाद अब जो भी राशि दे रखी है ना, उस राशि को इस यूनिट में बांटना है, जिसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला समझा चुका हूं। फॉर्मूला क्या है आपके पास है? सर फॉर्मूला हमारे पास में है राशि, और बट्टे में क्या आएगा आपके पास है यूनिट, और जिसका मान निकालना उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। यानी किसका से हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई। इस फॉर्मूले को मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है कि सबसे पहले हमको क्या लिखना है कि दी गई राशि कितनी आपके पास है 384 है। इस 384 को आप यूनिट में क्या कहोगे? सर ये टोटल धनराशि है। तो टोटल धनराशि है तो बट्टे में भी टोटल धनराशि आएगी आपके पास है। और टोटल धनराशि कहाँ से आएगी आपके पास है? यहाँ से। देखिए आप इनको जोड़िए, हो जाएगा आपके पास है 12 यूनिट। टोटल धनराशि कितनी हो गई आपके पास है 12 यूनिट। तो जो ऊपर आता है ना उसी को हम नीचे लिखते हैं, लेकिन नीचे यूनिट के फॉर्मेट में लिखते हैं। ऊपर धनराशि लिखी है तो नीचे भी आपको धनराशि लिखनी है, लेकिन यूनिट के फॉर्मेट में, इसे ही हम यूनिट बोलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं 12 का भाग लगेगा, जिसका भी मान निकालना है उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। आपको मान किसका निकालना है? आपको मान निकालना है 10 पैसे के सिक्कों की संख्या, और 10 पैसे के सिक्कों की संख्या की यूनिट कहां पर है? 10 पैसे के सिक्कों की संख्या की यूनिट यहां पर है। तो आप अच्छे से कह सकते हो कि हम इसे मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? सर 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। काट दीजिएगा 12 से एक बार, 12 तिया 36 और 12 दूनी का 24। तो इस तरीके से आपका जो राइट आंसर आएगा वो 640 आएगा। किस ऑप्शन में आपके पास है? सर हमारे पास है सी ऑप्शन एकदम राइट आंसर। क्वेश्चन पहले भी पूछा गया था, क्वेश्चन अभी भी पूछा जा रहा है। उम्मीद कर रहा हूँ कि थोड़ा बहुत क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। कैसे सरल किया हमने, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन थर्ड लाइन में हमने धनराशि निकाल दी, उसके बाद धनराशि बटे यूनिट, और जिसका मान निकालना उससे हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। चलिएगा एक बार फिर से समझिएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है आपके पास है? पहले तो आप जमा लीजिए 1:2:3 के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे सिक्के वाले बॉक्स में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 80 थी, डिब्बे में कितने पैसे थे? आप कैसे जमाओगे क्वेश्चन को? सबसे पहले आप लिखिए 1 रुपये, और ये है आपके पास है 50 पैसे, और ये है आपके पास है 25 पैसे। इनकी संख्या कितनी है आपके पास है? इनकी जो संख्या दे रखे हैं, इनके जो नंबर दे रखे हैं अनुपात के फॉर्मेट में, वो 1, 2 और 3 है, ठीक है। बट्टे में क्या आएगा आपके पास? सर यहां पर हम धनराशि निकालते हैं, यहां पर हम क्या निकालते हैं? धनराशि निकालते हैं। तो आप ये बताइए 1 रुपये का सिर्फ एक ही सिक्का है, तो कितने रुपए हुए हैं आपके पास? 1 रुपया ही बनेगा केवल। ये आपके पास में 2 अठन्नी है, 2 अठन्नी में कितने रुपए होते हैं आपके पास है? 2 रुपये होते हैं। 2 रुपये होता है कि 1 रुपया होता है? 1 रुपया होता है। तो हम ये कह सकते हैं सर हमारे पास 1 रुपये हो जाएगा। ये देखिए ये 75 हो जाएगा, 100 का भाग देंगे तो 0.75 रुपये हो जाएंगे। कितना हो जाएगा आपके पास में? 0.75 रुपये। अब क्या करना है? इस फॉर्मूले पे फिर आ जाइए आप। सर राशि लिखेंगे और उसी राशि को दोबारा लिखेंगे, और जिसका मान निकालना उससे हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो राशि क्या है आपके पास है? सर अगले क्वेश्चन में राशि है हमारे पास है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 80, तो यहां 80 लिखोगे। अब 80 के बट्टे में क्या लिखा हुआ आएगा वो अच्छे से सुन लीजिए। ये 80 ही दोबारा लिखोगे, लेकिन नीचे जब लिखोगे तो यूनिट के फॉर्मेट में आपको लिखना पड़ेगा।
नीचे किस में लिखना पड़ेगा, यूनिट के फॉर्मेट में। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या की यूनिट कितनी है, 50 पैसे ये रहे, और इसकी यूनिट कहाँ पर है आपके पास, सर इसकी यूनिट यहाँ पर है, तो बट्टे में कितना आएगा आपके पास है 2, और जिसका हम मान निकालते हैं उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। उसको चाहिए डिब्बे में कितने पैसे थे, कितने पैसे थे डिब्बे में, यानी 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 80 थी, तो डिब्बे में कितने पैसे थे या कितने रुपए थे, क्योंकि आंसर रुपए में दे रखा है, तो डिब्बे में कितने रुपए थे आपके पास, सर 1 रुपया, 1 रुपया ये। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हो कि आपको जो मान निकालना है ना वो 2.75 का मान निकालना है, क्योंकि डिब्बे में देखो कितने रुपए आपके पास है 2.75, लेकिन ये किस में है, यूनिट में, तो इसका तो मान आएगा अभी तो 2.75 से आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई, पॉइंट हटाओगे, कितनी जीरो बढ़ाओगे नीचे, 2 जीरो, काट दीजिएगा। 20 से कितनी बार कटेगा, 4 बार, 20 से कितनी बार कटेगा आपके पास है, 5 बार, ठीक है, और काट दीजिएगा। सर इससे हम इसको काट सकते हैं, कितनी बार कट रहा है आपके पास है, 2 बार। अब दोनों को मल्टीप्लाई करके और फिर 5 का भाग लास्ट में लगा देना आप। तो देखिए 5 दूनी का कितना हो जाएगा आपके पास है 10, हासिल की 1, ये हो जाएगा आपके पास है 14 और 1 15, हासिल की 1, और 2 दूनी का 4 और 1 5, और भाग किसका देना है, 5 का। तो बताइए कितना आएगा आपके पास है 110। किस ऑप्शन में है, चेक करो एक बार। सर इस तरीके से हमारे पास है डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। अब बताइए किसी तरह कोई समस्या है तो क्वेश्चन को आराम से देखें आप, किस तरीके से हमने क्वेश्चन को सरल किया है। 1:2:3 के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे वाले सिक्के थे, कितने थे हमारे पास, 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे। इनकी जो संख्या दे रखी है वो कितनी दे रखी है, इतनी दे रखी है। आपने बड़े प्यार से धनराशि निकाल दी ये। अब मैंने ये कहा कि राशि बट्टे में यूनिट, और जिसका मान निकालना है उससे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे फिर आ जाइए। ये है आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3, और इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है आपके पास में। क्वेश्चन ये है आपके पास है कि 980 रुपये की धनराशि को इस अनुपात में बांटना है, और कोई सा भी हिस्सा आपसे पूछ सकता है। इसने क्या पूछा है, इसने तो ये पूछा है कि आपको ये बताना है कि वितरण में सबसे बड़े और सबसे छोटे हिस्से के बीच का अंतर बताना है, सबसे बड़ा हिस्सा और सबसे छोटा जो हिस्सा उसका अंतर बताना है। तो मैंने ये कहा कि आपका तो फॉर्मूला फिक्स है, राशि बटे यूनिट, और जिसका मान निकालते हैं उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो राशि कितनी है आपके पास है, 980 है। इस 980 को आप यूनिट में कितना कहोगे, पहले पढ़ लीजिएगा कि इसका क्या नाम है आपके पास है, सर इसका नाम टोटल राशि है। तो टोटल राशि है ना, तो नीचे टोटल यूनिट आएगी। तो टोटल यूनिट देखिए 2 6 12 है। एक तरीका तो यह है कि इनको जोड़ जाड़ के बट्टे में लिख दो, 18 लिख दो। दूसरा तरीका यह है कि ये अनुपात ऑलरेडी कट रहा है, तो आप इसे जरूर काटिए। आप ये कह सकते हो 2 से कितनी बार कट रहा है, 1 बार, 2 से 3 बार, और 2 से कितनी बार कट रहा है, 6 बार। अब देखिए अनुपात योग कितना हो जाएगा आपके पास है 10। एक बार फिर से देख लीजिएगा, देखिए 2 से हमने काटा 1 बार, 2 से 3 बार, और 2 से कितनी बार, 12 बार। अब आप इनके अनुपात का योग करिए। अनुपात योग कितना हो रहा है आपके पास, सर अनुपात योग हो रहा है हमारे पास है 10 हो रहा है, और जिसका भी मान निकालना है ना उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। किसका मान निकालना है आपको, देखते हैं। सर सबसे बड़े और सबसे छोटे हिस्से के बीच का अंतर, तो सबसे बड़ा कौन सा हिस्सा आपके पास है, ये रहा, और सबसे छोटा कौन सा आपके पास है, ये रहा। इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है आपके पास है, तो आप ये कहोगे सर 5 यूनिट का अंतर है। तो आपको मल्टीप्लाई किससे करना है, सर मल्टीप्लाई करना है आपको 5 से। 1 जीरो से आपके पास 1 जीरो खत्म, तो ये हो जाएगा आपके पास है इतना, हासिल की कितनी लग जाएगी, 4। 45 और 4 कितना हो जाएगा आपके पास है 49। किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको, सर हमको सी ऑप्शन में दिख रहा है। ऐसे तरीके से पढ़ाई करनी है आपको। अब बताओ क्या किसी भी तरह कोई समस्या आ रही है क्वेश्चन में, नहीं आ रही है। इसी टाइप के क्वेश्चन से प्रेजेंट में देखने को मिल रहा है, ध्यान रखिएगा। देखिए ये जो क्वेश्चन था ये तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि इसमें हमने ये सीखा कि टोटल राशि को कैसे हम अनुपात में बदलते हैं। अब मान लीजिए ये जो क्वेश्चन नंबर मैंने 4 लिया है, आप ये कहोगे सर ये ऐसा क्वेश्चन आपने क्यों सेट किया है। जो हमारे पास है टोटल राशि होती है ना, उसको हम 2 तरीके के अनुपातों में बांटते हैं। एक अनुपात तो सादा होता है, जैसे अभी था आपके पास में 1:3:6 में कोई भी राशि को बांटना है, एक अनुपात तो ऐसा होता है। और सर एक अनुपात ऐसा होता है, देखो ये भिन्न के फॉर्मेट में होता है, और इसमें भी ये राशि है, इसको बांटना है। तो फिर हम क्या करें, तो अब मैं आपको इस क्वेश्चन के अंदर ये सिखाऊंगा कि किसी भी राशि को अगर इसमें बांटना है ना, तो बांटते कैसे है।
तो क्या तरीका हो सकता है बांटने का? सर तरीका हमारे पास ये है कि ये जो अनुपात आपको दिखाई दे रहा है, पहले तो इस अनुपात को आप सही बनाइएगा। इस अनुपात को क्या बनाइएगा? सही। इस फॉर्मेट में बनाइएगा। इस फॉर्मेट से इस फॉर्मेट में आना है, उसके बाद आप इसको डिवाइड कर सकते हो, अलग अलग जगह बांट सकते हो। अगर आप ये कहोगे नहीं सर डायरेक्ट हम बांटेंगे, तो कभी भी नहीं बढ़ता है ऐसे। तो हम क्या करेंगे, इस अनुपात को इस फॉर्मेट में कैसे बनाना है? बनाने का ये तरीका है कि आप इनका लघुत्तम लीजिए पहले। जैसे आपके पास है ये जो संख्या दिखाई दे रही है, इन तीनों का लघुत्तम कितना आएगा आपके पास? सर इन तीनों के लघुत्तम की अगर हम बात करें तो 30 आ जाएगा। देखो ये हमने इनका एलसीएम लिया है। किस चीज़ का एलसीएम लिया है? एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या। देखो 5 का भाग 10 में जा रहा, तो 10, तो 5 को तो हमने हटा दिया। एलसीएम लेने का ये तरीका है। फिर हमारे पास है 6 और कितना बच गया? 10। कितना बच गया था? 6 और 10। तो दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है आपके पास? है 2 कॉमन आ रहा है। या फिर देखो इसमें भी दिक्कत आती है तो ऐसे किया करो, यानी 2 का भाग कितनी बार जा रहा है आपके पास? है 3 बार। कितनी बार? 5 बार। अब इनमें किसी का भाग नहीं जाएगा क्योंकि अलग अलग है, इनको सबको गुणा कर दो आप। तो 15 और 15 दूनी का हो गया 30। ऐसे हमने क्या ले लिया? लघुत्तम ले लिया। अब क्या करेंगे? अब आपको ये काम करना है कि इस 5 का भाग इसमें देना है, कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। और 6 को किससे मल्टीप्लाई करना? 24, वो 4 से। तो कितना हो जाएगा आपके पास? है 24। अनुपात का निशान। अब इस 6 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा? 5 बार। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा आपके पास? हम 25 हो जाएगा। और देखिएगा इसका भाग इसमें कितनी बार जाएगा? तो आप ये कहोगे सर 3 बार। तो नौतिया कितना हो जाएगा आपके पास? 27 हो जाएगा। अब ये एलसीएम हटा हुआ मानोगे आप, एलसीएम हटा हुआ मानोगे तो इस अनुपात में आपको डिवाइड करना है इस 12 को। तो मैंने क्या कहा कि आपको दी गई राशि लिखनी है। दी गई राशि कितनी है आपके पास? है सर हमारे पास हम 12 है। अब ये 12 का जो भी नाम होगा ना, उसी की यूनिट आपको नीचे बना के लिखनी है। ये कह रहा है कि सर 12 का क्या नाम है? सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर है। ये 12 क्या है आपके पास? है अंतर है। किस चीज़ का अंतर है? सबसे छोटी संख्या का और सबसे बड़ी संख्या का। सबसे छोटी संख्या कहाँ पर है आपके पास? है ये रही। सबसे बड़ी संख्या कहाँ पर है आपके पास? ये रही। इनका अंतर कितना है? 3 है। तो बट्टे में कितना आएगा आपके पास? है 3 आएगा, क्योंकि समान बटे समान आता है और जिसका भी मान निकालना है ना, उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। जो न तो सबसे छोटी हो और न ही सबसे बड़ी हो। भाई जो संख्या सबसे छोटी भी नहीं है और सबसे बड़ी भी नहीं है, तो बीच की संख्या है। और बीच की संख्या कितनी है हमारे पास? है सर बीच की संख्या हमारे पास हम 25 है। 25 का आपको मान निकालना है। 3 से कितनी बार कटेगा आपके पास? है 4 बार। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हो करेक्ट आंसर 100 आएगा, जो कि आपको किस ऑप्शन में दिखेगा? इस ऑप्शन में दिखेगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि अब आपके समझ में आ रही होगी कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन फिर से लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 टेक्नीशियन का क्वेश्चन है आपके पास। पीतल में तांबे और जस्ते का अनुपात 13:7 है। 100 किलोग्राम पीतल में जस्ते की कितनी मात्रा है? यानी आपसे ये पूछना चाह रहा है कि आपसे ये कहा है कि पीतल में तांबा और जस्ता यानी कॉपर और क्या है आपके पास? है जिंक है। कॉपर और क्या है आपके पास? है जिंक है। और टोटल मिश्रण कितना आपके पास है? टोटल मिश्रण हमारे पास है 100 किलो है। टोटल मिश्रण कितना है? 100 किलो। तो सबसे पहले आप दी गई राशि लिखोगे। दी गई राशि कितनी है आपके पास? सर 100 किलो है। अगर इसका नाम आपके पास है टोटल राशि है, तो बट्टे में टोटल की यूनिट आएगी। और टोटल की यूनिट कितनी बनेगी आपके पास? सर टोटल की जो यूनिट बनेगी ना, वो यहाँ से बनेगी। 20 बन गई टोटल की यूनिट। तो बट्टे में कितना आएगा आपके पास? सर बट्टे में हमारे पास है 20 आएगा। आपसे पूछना क्या चाह रहा है? सर हमसे ये पूछना चाह रहा है कि आपको ये बताना जस्ते की मात्रा कितनी है। और जस्ता देखो पहले तांबा है, उसके बाद जस्ता लिखा हुआ है, यानी कि पहले कॉपर है फिर जिंक है। जिंक की मात्रा पूछ रहा है, तो जिंक की यूनिट कितनी आपके पास है? 7 है। यानी आप ये कह सकते हो 7 से क्या करोगे? मल्टीप्लाई। ये इससे किसकी मात्रा आ जाएगी आपके पास? सर जो भी जिंक है उसकी मात्रा आ जाएगी। कितनी बार कटेगा आपके पास? है 5 बार। तो बताइए कितना आंसर आ जाएगा आपके पास? है 35 kg, जो कि किस ऑप्शन में? जो कि इस ऑप्शन में है। बड़े प्यार से क्वेश्चन को, जैसे क्वेश्चन ने कह रखा है आप उसी तरीके से सोल्व करिए। यानी आप ये कह सकते हो सर दी गई राशि, नीचे हम उसकी यूनिट बनाते हैं, जिसका हमको मान निकालना उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है ना? अगले क्वेश्चन पे फिर आ जाइएगा। ये रहा आपके पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है त्रिकोणमिति का है। मैं आपसे एक प्यारी सी रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगा, अगर आपको ये लग रहा है कि ऊंचाई दूरी से रिलेटेड, देखो एक क्वेश्चन ऊंचाई दूरी से रिलेटेड आ रहा है जिसमें 45 डिग्री का कोण बना हुआ था। अगर आपकी कल एग्जाम है या फिर आने वाले टाइम में एग्जाम है, तो एक क्लास तो मैंने इससे जस्ट पहले ही पढ़ाई है। ये जो क्लास है इससे जस्ट पहले, उसमें टाइटल लिखा हुआ है कि 17 दिसंबर
के हूबहू क्वेश्चन, तो उस क्लास को आप जरूर पढ़ के जाइएगा। हर एग्जाम में उसमें से हर शिफ्ट में 4 क्वेश्चन तो उसी में से सेम मिलेंगे आपको, इससे पहले वाली क्लास के, और इस क्लास को पढ़ के जाइएगा आप। लेकिन इसके अलावा मेन बात सुनिएगा, अगर आपको त्रिकोणमिति के क्वेश्चंस पढ़ने हैं तो मैंने ग्रुप डी के लिए ही पढ़ाया है। ऐसा नहीं है कि त्रिकोणमिति बहुत सारे टाइम में पढ़ा रखे हैं, मैंने एक साथ 3 चैप्टर पढ़ा रखे हैं। त्रिकोणमिति है उसी में आपके पास है माध्य माध्यिकार बहुलक है, और उसी के अंदर है आपके पास है बीजगणित, और तीनों को मिलाकर के सिर्फ 1.5 घंटे की क्लास है। मिलेगी कहाँ क्लास? प्ले लिस्ट में जाना, और प्ले लिस्ट में आप चेक करोगे ग्रुप डी एनालिसिस के नाम से, और वहां पर आप देखोगे तो टाइटल लिखा हुआ है, बिल्कुल आपको क्लास मिल जाएगी। मैंने यहाँ पर कौन से क्वेश्चन नहीं ले रखे हैं, आज मैं आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा ना, इसमें आप ये देखोगे सर बहुत सारे चैप्टरों के क्वेश्चन आपने नहीं ले रखे हैं। उसका क्या कारण है? उसका कारण यह है कि जो चैप्टर मैंने आपको अच्छी तरीके से पढ़ा दिए हैं, क्वेश्चन उनमें से ही आ रहे हैं, बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है। इससे पहले मैंने आपको डिस्काउंट या बट्टा पढ़ा दिया, तो बट्टा या डिस्काउंट में जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं ना, और अभी प्रेजेंट में जो माहौल है जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, वो सारे क्वेश्चन मैंने उसमें करवा दिए, उनसे एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जा रहा है। तो वही प्ले लिस्ट में जाओगे आपको बट्टा दिख जाएगा। बट्टा से पहले मैंने लाभ हानि पढ़ाई थी, लाभ हानि दिख जाएगी। लाभ हानि से पहले मैंने आपको औसत पढ़ाया था, फिर आयु संबंधी पढ़ाया था। सुनते जाना कौन कौन से चैप्टर पढ़ा दिए। और उससे पहले 3 चैप्टर एक साथ पढ़ाए थे, धारानाभ, समय दूरी और रेलगाड़ी। तो ये चैप्टर मैं आपको पढ़ा चुका हूं। उन चैप्टरों के क्वेश्चन मैंने आज बिल्कुल भी नहीं लिए, क्योंकि मैं आपका टाइम वैसे खराब नहीं करूं, क्योंकि मैंने जो पढ़ाया उन्हीं में से आ रहा है। और ऐसा नहीं कि पढ़ाया बहुत दिन पहले हो, अभी 5-6 दिन पहले का ग्रुप डी के पेपर देख देख करके ही हमने पढ़ाए। तो उन क्लासों को आप जरूर पढ़िएगा अगर आने वाले टाइम में आपकी एग्जाम है तो अब शुरुआत करते हैं हम। वैसे क्वेश्चन नंबर 6 मैंने उसमें अच्छे से समझा रखा है, जो मैंने इसमें बीजगणित के बाद त्रिकोणमिति पढ़ाई है, लेकिन फिर भी मैं एक क्वेश्चन आपको समझा देता हूं, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। फर्क इतना सा है, यहाँ पर tan का मान दिया था और cos का मान पूछा था। हमने जो क्वेश्चन सेट किया है उसमें cos का मान देकर के tan का मान पूछा है। कुछ फिक्स लाइनें मैं आपको समझा रहा हूं, बस उन लाइनों को फॉलो कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत इजीली तरीके से आपको याद हो जाएगा। क्या क्या लाइनें आपको ध्यान रखनी है, देखिएगा। सबसे पहले सर, हम जब त्रिकोणमिति को पढ़ना शुरू करते हैं ना, जब त्रिकोणमिति को हम पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको 6 अनुपातों के बारे में पता होना चाहिए, और उनको बिल्कुल तरीके से पता होना चाहिए कि पहले के बाद में कौन सा अनुपात आता है। 6 अनुपात कौन कौन से? 6 अनुपातों में सर अगर हम बात करें तो सबसे पहला है आपके पास है साइन थीटा, मेरे साथ पढ़ते जाओ आप। दूसरा है आपके पास है कॉस थीटा। तीसरे नंबर का है आपके पास है साइन कॉस टेन, और ये है आपके पास है कॉट, और ये है आपके पास है 5, और ये 6। देखो साइन कॉस टेन कॉट, ये है आपके पास है सेक थीटा, और ये है आपके पास कॉसेक थीटा। बस इतनी सी है त्रिकोणमिति, ज़्यादा नहीं है। कितनी है सर? पूरा जो खेल चलता है ना, ये त्रिकोणमिति 6 अनुपातों का चलता है। और कौन कौन से वो आपके पास है? साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक। ठीक है, ये किसके ऊपर डिपेंड होते हैं सर? ये एक समकोण त्रिभुज होता है। ये मान लीजिए आपके पास है क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। इस समकोण त्रिभुज पे आधारित होता है ये आपके पास है 6 के 6 अनुपात। कैसे आधारित होते हैं? ये समकोण त्रिभुज है, ये इसका बेस है, तो हम इसको बी से प्रदर्शित नहीं करेंगे, बल्कि हम थोड़ा हिंदी का यूज करेंगे। नॉर्मल अपनी खुद की भाषा में समझ लेते हैं कि सर ये हमारे पास आधार है तो इसे हम ए से लिखेंगे, ये कर्ण है तो हम के से लिखेंगे, और ये आपके पास है लंब है तो हम एल से ही लिख लेते हैं। अरे भाई अपन को क्या करना है कि ये परपेंडिकुलर है तो पी से लिखना है, क्यों लिखे? अपन को खुद को समझ में आना चाहिए कि लंब, आधार और ये कर्ण। एक छोटी सी मैं आपको ट्रिक्स लिखा रहा हूं, और ट्रिक्स का क्या नाम है आपके पास सर? ट्रिक्स का नाम है हमारे पास है लाल बटे कक्का। क्या है? LAL, लाल, और बटे क्या है आपके पास है? कक्का है। एक बार फिर से पढ़िए, लाल बटे कक्का। बहुत सिंपल सी ट्रिक्स है। क्या है आपके पास है सर? सबसे पहले आपको ये निकालना है कि साइन थीटा का मान क्या होता है। तो साइन थीटा का मान होता है आपके पास है लंब बटे कर्ण। क्या कहा मैंने? लंब बटे कर्ण, यानी कि आप ये लिख सकते हो साइन थीटा का मान होता है सर हमारे पास है लंब बटे कर्ण। इसी तरीके से अगर आपको कॉस थीटा का मान निकालना है तो आधार बटे कर्ण, और फिर लंब बटे आधार, टेन का मान हो जाएगा। यानी सर कॉस थीटा का मान क्या होता है आपके पास है? आधार बटे क्या हो जाएगा आपके पास है? कर्ण। अब आप खुद बोल दीजिए टेन का मान क्या होता है सर? लंब बटे आधार, लंब बटे क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। ठीक है ना? तो 6 है टोटल, 1 2 3,
3 तक चले गए। अब 3 के मान निकाल लिए। अब वापस देखो, फिर आपको कॉट सेक कोसेक के मान कैसे आएंगे? फिर सर उल्टा चलना है, पहले तो ऐसे चलो, फिर वापस आ रहे हो ना, आप वापस कैसे आओगे? उल्टे, आधार बटे लंब, तो ये हो जाएगा आपके पास आधार बटे लंब। अब वापस मेरे साथ बोलो कर्ण बटे आधार, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? कर्ण बटे आधार। फिर बोलो कर्ण बटे क्या हो जाएगा? लंब, तो सर ये हो गया कर्ण बटे लंब। सर हम ये सीख चुके हैं कि किसका मान क्या होता है, लाल बटे कक्का से। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे सरल करेंगे? सर एक पाइथागोरस प्रमेय होती है, अगर आपने सुनी हो तो। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है आपके पास? सर हमारे पास होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस क्या होता है? लंब स्क्वायर होता है। ये पाइथागोरस ट्रिपलेट होती है जो आपकी इनमें लगती है। इसमें अगर हम कर्ण का मान निकालते हैं तो ये अंडर रूट में चला जाता है और ये हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस कॉस थीटा का मान क्या होता है? आपने ये सारी चीजें सीखी। अब हम क्वेश्चन को सरल करते हैं। क्या तरीका हो सकता है क्वेश्चन को हम कैसे शुरुआत करें क्वेश्चन की? सर क्वेश्चन की शुरुआत हम ऐसे करेंगे, सबसे पहले देखो कॉस थीटा का मान क्या होता है? ये साइन का मान होता है, ये कॉस का मान होता है, यानी कॉस थीटा का मान होता है आपके पास आधार और बट्टे में क्या होता है? कर्ण। इसका मतलब ये है कि आधार का मान कितना आ गया आपके पास? सर आधार का मान हमारे पास 12 आ गया, और कर्ण का मान कितना आ गया आपके पास? 13 आ गया। ये मान आ गया आपके पास और ये मान आ गया। ठीक है, मान किसका निकालना है आपको? सर मान निकालना हमको टेन का, और टेन कहाँ पर है आपके पास? ये रहा। सर टेन का जो मान होता है ना हमारे पास में, वो टेन थीटा का मान क्या होगा? सर टेन थीटा का मान होगा आपके पास साइन कॉस टेन लंब बटे आधार। अब बताइए लंब कितना आपके पास? सर लंब भी तो नहीं है भाई, आधार की जगह तो आप लिख दोगे सर आधार तो हमने 12 निकाल लिया, लेकिन अगर हमारे पास में इस लंब का मान आ जाए तो आंसर ही आ जाएगा। अब लंब का मान कैसे निकालोगे? वैसे तो पाइथागोरस ट्रिपलेट आप याद रखें, कुछ पाइथागोरस जो ट्रिपलेट होती है मैंने उसी में मैंने कहा ना, मैंने पढ़ा रखा है आपको बीजगणित त्रिकोणमिति और ऊंचाई और दूरी, ये टाइटल है, उसमें अच्छे से मैंने रटवाया है कि कौन कौन चीज़ें आपको रटनी है। तो हम ये कह सकते हैं सर ये 12 है, ये 13 है, तो इसका मान 5 आएगा। इसका मान कितना आएगा आपके पास? लंब का मान 5। कैसे निकालना है वो भी मैं आपको सिखा दूंगा, लेकिन देखिएगा यहाँ पर कितना आएगा? 5। अगर ये 5 आएगा तो बस आपका आंसर हो गया, यानी कि सर ए ऑप्शन है। तो ऐसा क्वेश्चन राइट करने के लिए आपको कितनी सी चीज़ें सीखनी है? सर एक तो हमको ये सीखना है कि ये क्रम में ही याद होने चाहिए, लाल बटे कक्का सीखना है, और एक पाइथागोरस ट्रिपलेट निकलती कैसे है वो आपको पता होने चाहिए। पाइथागोरस ट्रिपलेट में यानी कि सर हमको कुछ पता होना चाहिए, जैसे ये लंब है, ये आधार है, ये क्या है? कर्ण। सबसे पहले होती है आपके पास है 3 4 5 की, एक ट्रिपलेट तो ये होती है 3 4 5 की। दूसरी किसकी होती है आपके पास? सर ये होती है आपके पास 5 12 और 13 की, जो फिक्स है ना वो लिखो। अगली क्या होती है आपके पास? सर 6 8 और 10 की। और क्या होती है आपके पास? सर ये होती है आपके पास 7 24 और 25। ठीक है, इस तरीके से काफ़ी सारी ट्रिपलेट, लेकिन जो फिक्स है ना वो तो आप इनको तो इस तरीके से रट लीजिएगा। अगर कोई स्टूडेंट ये कह रहा है कि मुझे ये याद नहीं है तो हम कैसे निकालेंगे? देखो, अगर आपको कर्ण स्क्वायर का मान निकालना तो यहाँ प्लस आएगा, कर्ण के अलावा कुछ भी निकालना हो आपको तो माइनस आता है। जैसे मान लीजिए आपको इसमें किसका मान निकालना था? लंब का मान निकालना था, तो अंडर रूट का निशान कर्ण में से घटाओगे, कर्ण स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। और अगर मान लीजिए आपको आधार का मान निकालना तो वही कर्ण में से घटाना, दोनों ही बार कर्ण में से घटेगा। कौन घटेगा? जो बाकी अक्षर छूट गया है भाई, 3 तो पूरे ही है अक्षर एल एक के। अब आपको पता है एक अक्षर यहाँ आ गया, कर्ण में से परमानेंटली घटेगा, तो बाकी बचा ही कौन? सर बाकी ये बचा हमारे पास है। तो हम ये कह सकते हैं इसमें हमको एल का मान निकालना था, तो एल का मान निकालना था, तो एल का मान कैसे आएगा हमारे पास? अंडर रूट का निशान कर्ण स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास? 169 माइनस आधार स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144। तो 169 में से 144 हटाओगे तो कितना आएगा आपके पास? रूट 25, और रूट 25 में से बाहर कितना आएगा? 5। तो इस तरीके से हमारे पास एल का मान 5 आ गया था। तो आप ये भी याद कर सकते हो। मैंने ये ट्रिपलेट बनाना भी सिखाया कि यहाँ पर सम संख्या होती है तो ट्रिपलेट कैसे बनाते हैं और विषम होती है तो कैसे बनाते हैं, लेकिन अब मैं टाइम खराब नहीं करना चाहता आपको। मैंने ये कहा ना, इससे पहले वाली क्लास पे जाना, प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ त्रिकोणमिति लिखा हुआ ऊपर, बीजगणित त्रिकोणमिति, उसमें आप देखना बिल्कुल तरीके से मैंने समझाया है। तो ये था आपके पास आज का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। मुझे टाइम लगा इसको समझाने में, क्यों? क्योंकि ये त्रिकोणमिति का पूरा बेस है। अगर आपके पास है ये आ गया इस तरीके से, अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मान लीजिए आपके पास कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, इसके अलावा एक क्वेश्चन और हम समझ लेते हैं। और क्वेश्चन क्या है आपके पास? सर हमारे पास है क्वेश्चन ये कि टेन थीटा बराबर आपको दे रखा है, टेन थीटा बराबर आपको दे रखा है, मान लीजिए
कितना दे रखा है सर, हमको दे रखा है 7/24। कितना दे रखा है आपको, 7/24। ये क्वेश्चन है कि सर टेन थीटा का मान 7/24 है, और आपसे क्या पूछा है, आपसे क्वेश्चन ये पूछा कि आपको साइन थीटा का मान बताना कितना आएगा। ये रहा अगला क्वेश्चन। तरीके से सुनिए, टेन का मान दे करके साइन का मान पूछा है, हम कैसे सरल करेंगे। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि टेन का मान आता कैसे है। सर टेन का मान होता है टेन का मान होता है लंब बटे आधार। सर ये हमारे पास लंब है और ये हमारे पास आधार है, ठीक है। अब साइन का मान क्या होता है सर, लंब बटे कर्ण। सर लंब का मान तो 7 है, लेकिन बट्टे में कर्ण आता है यहाँ, और कर्ण का मान हमारे पास नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 7/24 के साथ क्या चलता है, 7/24 के साथ सर 25 कर्ण फिक्स होता है। तो हम ये कह सकते हैं इसका जो आंसर आएगा ना साइन थीटा का, वो आएगा आपके पास है 7/25। कितना आएगा, 7/25। बस इतना सही है। इस 5 मिनट के कॉन्सेप्ट को समझिए और कल एक क्वेश्चन राइट करके आइए आप। उम्मीद कर रहा हूं कि आप किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगे। चलिए एक और क्वेश्चन मान लीजिए ऐसा होता कि मान लीजिए सर हमारे पास है ये टेन थीटा बराबर कितना आपके पास है, 5/12 है। कितना है, 5/12 है। आपसे किसका मान पूछा सर, आपसे कॉट थीटा का मान पूछा है। तो कॉट थीटा का मान कैसे निकालोगे, इसका उल्टा कर सकते हो कि क्योंकि ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं, इसका मान सीधे ही आ जाता है आपके पास। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाइएगा आप। अगला क्वेश्चन आपके पास है, ये रहा। क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपके पास है, दिख रहा है टोटल क्वेश्चन। ओके, 7 घंटे क्रम से 2, 3, 4, 6, 8, 9 और 12 मिनट के अंतराल पर बजती है। वे सुबह 7:10 पर बजना शुरू करती है। वे सभी घंटियां अगली बार एक साथ कब बजेंगी, वे सभी घंटियां अगली बार कब बजेंगी। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो एक बात ध्यान रखिए, घंटियों वाले क्वेश्चन में हमको इनका लघुत्तम लेना होता है। घंटियों वाले क्वेश्चन में हमको इनका क्या लेना होता है, लघुत्तम लेना होता है। और जितनी भी संख्याएं दे रखी है ना, इन सबका आप लघुत्तम लीजिए। यानी कि आप ये कह सकते हो संख्या कितनी है आपके पास, सर संख्या ये रही। लघुत्तम लेने का ये तरीका है कि आप पहले संख्या को काटते जाइए। जैसे 2 का भाग किस में जा रहा है आपके पास, 6 में जा रहा है तो 2 को काट दो। 3 का भाग 6 में जा रहा है, 3 को काट दो। 4 का भाग 8 में जा रहा है, 8 को काट दो। फिर 6 का भाग 12 में जा रहा है, इसको काट दो। अब 8 का, 9 का और 12 का ही आपको लघुत्तम लेना है। यानी आपको किसका लघुत्तम लेना है, 8 का, 9 का और किसका लेना है, 12 का लेना है। आप इसमें भाग दीजिए, देखिए किसका भाग जा रहा है इसमें। सर सबसे पहले हम इसमें 4 का दे लेते हैं। 4 का भाग कितनी बार जा रहा है आपके पास है, 2 बार। और ये 9 ऐसे कैसे ही रहेगा, 4 का भाग कितनी बार, 3 बार। फिर किसका भाग दे लीजिए आप, 3 का। 3 का भाग दोगे 2 और 3, अब किसी का नहीं जा रहा, रहना दो, इनको मल्टीप्लाई कर दो। ये कितना हो रहा है, 12। और 12 छिक्के कितना हो जाएगा आपके पास, 72। तो हम ये कह सकते हैं सर हमारे पास एलसीएम 72 आ जाएगा। यानी 72 मिनट के बाद वे दोबारा से बजेंगी। वे सभी घंटियां 72 मिनट के बाद बजेंगे। मिनट मैंने कहाँ से ली है, स्पष्ट रूप से दे रखा है 12 मिनट के अंतराल पर बजती है। यानी मिनट में है यूनिट आपके पास है। तो 72 मिनट के बाद बजेंगे। तो पहले वो सुबह 7:10 पे बजती थी। 72 मिनट में 1 घंटे 12 मिनट होती है। तो हम ये कह सकते हैं सर 7 पॉइंट इसमें हमको कितना प्लस करना है, 1 घंटे प्लस 12 मिनट। तो 8 बज जाएंगे। 8 बज के कितनी मिनट हो जाएगी आपके पास, हम 22 मिनट हो जाएगी। अब देखिए किस ऑप्शन में है बताओ। सर हमारे पास है ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। उम्मीद कर रहा हूं कि घंटियों से रिलेटेड क्वेश्चन आगे गलत करके नहीं आओगे आप, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे फिर आ जाइएगा। ये रहा आपके पास है, निम्नलिखित डेटा का माध्यिका बतानी है। माध्यिका कैसे बताते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है माध्यिका का। सर जो भी संख्या आपको दे रखी है ना, उसको चाहे तो आप बढ़ते हुए क्रम में लिखो, चाहे आप घटते हुए क्रम में लिखो, और बीचों बीच की संख्या माध्यिका कहलाती है। आप एक काम करिए, बढ़ते हुए क्रम में लिख लो। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 12 है। 12 के बाद देखिए जो लिख दो ना, उसको आप काटते जाओ कि सर हमने 12 लिख दिया। 12 के बाद क्या है आपके पास है, 19 है। ये 19 लिख दिया। अब इससे जस्ट बड़ी संख्या देखो सर, जस्ट बड़ी हमारे पास है 24 दिख रहा है। और 24 से बड़ी कौन सी दिख रही है आपको, सर 24 के बाद हमको दिख रहा है कितना, 56। तो 24 56 लिख दो, ठीक है। 56 से जस्ट बड़ी संख्या दिख रही है आपको, सर 56 के बाद तो कौन सी है आपके पास है, 70, 71 और 77। यानी हम ये कह सकते हैं सर 70, 71 और 77 है आपके पास, ठीक है। इससे जस्ट बड़ी कौन सी है आपके पास, सर इससे जस्ट बड़ी 80 और 88, ठीक है। और फिर 98 और फिर कितना आपके पास है, 99 है। कितनी है टोटल संख्या आपके पास है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। यानी आप पहले क्या करोगे, इनको बढ़ते हुए क्रम में
जमाओगे माध्यिका निकालने के लिए, और माध्यिका होती है बीचों बीच में। या फिर आप ये कह सकते हो कि इस तरीके से जमाने के बाद आप कट्टम कट्टी खेलिए। कैसे सर, ये इसको काट देगा, एक एक काटते जाओ, इससे आपके पास ये कट जाएगा, इससे आपके पास ये कट जाएगा, इससे आपके पास ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो बचेगा कौन, 71। तो बस यही आपका आंसर है। अब आप ये कहोगे सर मान लीजिए लास्ट में दो संख्या बच गई, जैसे ये 11 थी, 11 की जगह 10 होती, दो संख्या बच जाती, तो हम क्या करते, कुछ नहीं करना, दोनों संख्या को जोड़ के 2 का भाग दे देते। दोनों संख्या को जोड़ के किसका भाग दे देते, 2 का। ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर जाइएगा। ये रहा आपके पास है क्वेश्चन। इस तरीके का क्वेश्चन मैंने आपको इससे पहले जो वीडियो गई है ना उसमें भी समझाया और फिर समझा रहा हूँ कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन क्या है, यदि एक राशि 10 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज पर अपने आप की दुगना हो जाती है तो वही ब्याज दर से वह कितने साल में 16 गुनी हो जाएगी। मैंने आपको ये भी कहा था इससे पहले वाली क्लास में कि ऐसा क्वेश्चन है ना आपके पास है चक्रवृद्धि ब्याज में भी बनता है और ऐसा क्वेश्चन सरल ब्याज में भी बनता है। दोनों ही चैप्टरों में सेम क्वेश्चन बनता है, फर्क कितना सा है कि उसमें यहाँ सरल ब्याज लिख देगा। तो मैं आपको दोनों ही ब्याजों के क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करवा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि सर 10 वर्ष में कोई राशि है ना 10 वर्ष में कितनी हो जाती है, यहाँ के पास है दुगुना हो जाती है। इसका अर्थ समझ लो बस पहले तो आप, 10 वर्ष में कितनी हो जाती है यहाँ के पास, सर 10 वर्ष में हमारे पास दुगुना हो जाती है। इस लाइन का अर्थ समझ गए तो क्वेश्चन समझ में जाएगा। इसका मतलब ये होता है सर कि चक्रवृद्धि जो ब्याज है ना उस ब्याज का हिसाब हर 10 साल के बाद होगा और 10 साल होते ही वो राशि डबल हो जाएगी। यानी पहला जो हिसाब है वो कब हुआ आपके पास है 10 साल बाद, अगला हिसाब कब होगा 20 साल बाद, अगला हिसाब कब होगा आपके पास है 30 साल बाद। यानी हम ये कह सकते हैं सर हर 10 साल के अंतराल से हिसाब होगा और हर 10 साल में वो राशि डबल होती जाएगी, जितनी भी होगी उसकी डबल हो जाएगी। पहले यानी कि राशि दुगना हो गई तो अगले 10 साल के बाद जितनी भी रही होगी ना उसका डबल, यानी कितने हो जाएगी 4 गुना। फिर अगले 10 साल बाद जितनी भी रही होगी ना उसका डबल, यानी कितने हो जाएगा आपके पास 8 गुना। फिर अगला हिसाब कब होगा 40 साल बाद, और 40 साल बाद कितनी हो जाएगी, जितनी भी राशि रही होगी उसका डबल। तो इसका डबल कितना होता है 16। यानी आप ये कह सकते हो कि 16 गुना कितने साल में हो जाएगा आपके पास है सर 40 साल में। किस ऑप्शन में आपके पास है, सी ऑप्शन में। अब बताओ क्वेश्चन राइट हुआ कि नहीं हुआ आपका, क्लियर है, आराम से तसल्ली से पढ़ लो। क्या कहा मैंने आपको, अगर ये मान लीजिए यहां पर 3 गुना लिखा हुआ रहता तो यहां पर आप क्या करते सर, सब जगह हम 3-3 गुणा करते जाते, यहां 3 यहां 3 यहां 3 ऐसे करते हैं आप, ठीक है। तो ये था आपके पास है चक्रवृद्धि ब्याज का। चक्रवृद्धि ब्याज का कैसे करना है, ब्याज पर ब्याज लगाते हुए। और अगर क्वेश्चन साधारण ब्याज का आ जाता है तो हमको कैसे करना है, देखो एक राशि साधारण ब्याज पर, देखो ब्याज कौन सा आपके पास है सर, हमारे पास साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज पर 6 वर्ष में दुगनी हो जाती है, यानी ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, देखो इस तारीख को आया था शायद। 6 वर्षों में दुगनी हो जाती है तो कितने वर्षों में यह राशि 10 गुना हो जाएगी। हमेशा ध्यान रखिएगा अगर क्वेश्चन सरल ब्याज का आता है तो सरल ब्याज को आपको कैसे करना है, सरल ब्याज का क्वेश्चन आपको ऐसे करना है जैसे आपने मुझे 100 रुपये दिए और मैंने आपको 200 रुपये दिए, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि मैंने राशि डबल कर दी है, जबकि रियल में वो राशि डबल नहीं होती है, 1 गुना ही होती है। क्योंकि आपने मुझे 100 रुपये दिए, मैंने आपको 200 दिए, तो 100 का नोट तो आपका खुद का था ना, खुद का था कि नहीं था, यानी मैंने तो उसको 1 गुना ही करी है। यानी मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि अगर क्वेश्चन सरल ब्याज का हो तो अगर राशि आपके पास है दुगना हो रही है ना तो उसको दुगना मत मानिए, 1 गुना ही मानिए। यानी एक जो मूलधन है ना उससे कम करना है। जैसे राशि कितनी हो रही है आपके पास है 10 गुना, तो इसको 10 गुना मत मानिए, जो खुद की राशि है उसको कम करो। इसका मतलब है कि ये 9 गुना ही है राशि, 1 गुना कम करना है, जो मूल राशि है उसे घटाना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। आप क्वेश्चन कैसे जमाना है, सर 1 गुना राशि 6 साल में हो जाती है, आपको चाहिए 9 गुना राशि, तो फिर कितना आंसर आएगा आपके पास है 54 साल आएगा। किस ऑप्शन में आपके पास है, इस ऑप्शन में। एक बार फिर सुनिए हम सरल ब्याज का क्वेश्चन कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ठीक है। इससे पहले चक्रवृद्धि ब्याज का कैसे किया था, वैसे किया था जैसे अभी मैंने आपको समझाया था। चलिए कोई बात नहीं, फिर से एक बार हम प्रैक्टिस करते हैं। और ये रहा एक और क्वेश्चन आपके पास, आप वीडियो को रोक के खुद से प्रैक्टिस करके देखो इसका आंसर आप निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे। और अगर निकाल पाओगे तो ये आपका होमवर्क है। ये क्या है, होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 11। और ये क्वेश्चन नंबर 12 एक बार फिर से आपके पास होमवर्क है, ध्यान रखिएगा। होमवर्क क्या है आपके पास है, ये चक्रवृद्धि ब्याज का है। एक राशि 12 साल में दुगनी हो जाती है, तो आपको ये बताना है 8 गुना होने में कितना टाइम लगेगा।
मुझे यकीन और विश्वास है आप लोगों के ऊपर कि आप इनके आंसर बड़े प्यार प्रेम से कर पाओगे। चलिएगा आगे बढ़ते हैं हम। और ये रहा आपके पास है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 के जैसा कल की क्लास में पूछा गया था, कल के पेपर में, कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे रखा है और वो कितने साल का दे रखा है, 2 साल का। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके पास है 2 टाइप के बनते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है ना, यदि किसी राशि पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 125 रुपये है, कितने वर्ष का है आपके पास है, 2 वर्ष का। तो ये 2 वर्ष का भी अंतर आता है, 3 वर्ष का भी अंतर आता है। तो ऐसे क्वेश्चन फिक्स होते हैं, इनका रट्टा मारने में फायदा होता है। आज से 20 साल पहले अगर आपने कोई मैथ की किताब पढ़ी होगी ना 20 साल पहले की, तो अभी ऐसा क्वेश्चन था उसमें, और आज भी है और आने वाले टाइम में भी रहेगा। तो 2 फॉर्मूले मैं आपको यहाँ रटवाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन परमानेंट है, जो परमानेंट होते हैं उनमें तो रट्टा मारने में फायदा है। अगर सर हमको मान लीजिए 2 साल दे रखा है, तो हम एक फॉर्मूले का यूज करेंगे, और वो फॉर्मूला आपके पास है डी बराबर पी आर स्क्वायर, और बट्टे हो जाएगा आपके पास है 100 × 100। बस इस फॉर्मूले का याद क्या है, फॉर्मूला किस काम में आता है सर, जब सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों एक साथ मिक्स हो जाते हैं, और जब अंतर 2 साल का हो, तो 2 साल के लिए हम इसका यूज करते हैं डी बराबर पी आर स्क्वायर बटे 100 × 100 का। डी का मतलब डिफरेंस आपको पता ही है, पी का मतलब प्रिंसिपल होता है, और आर का मतलब रेट होती है। अब हम इस फॉर्मूले में जमाते हैं इसको। सर इसने साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना दिया, 125 रुपये दिए हैं, तो यहाँ पर कितना आएगा आपके पास है, 125 आएगा, बराबर का निशान। क्लियर है। क्या पूछा है हमसे, राशि पूछी है, मूलधन पूछा है, पी का आपसे मान पूछा है, और आर का मान कितना आपके पास है सर, आर का मान 5% है, तो 5 गुणा कितना करोगे आप, 5, और बट्टे में क्या आता है हमारे पास है 100 × 100। क्या किसी स्टूडेंट को कोई परेशानी है क्या, अंतर की जगह अंतर लिखा, पी का मान पूछा है, दर की जगह दर रखा, बस काटापीटी करनी है। ये 25 हो जाएगा, और 25 से आप इसको काटिए, 25 से कितनी बार कटेगा, 5 बार, तो फिर पी का मान कितना आ जाएगा सर, पी का मान देखिए 5 के पीछे 4 0 चिपका दो आप, तो किस ऑप्शन में चिपक रही है आपके पास है, इस ऑप्शन में चिपक रही है। ऐसे करना है क्वेश्चन को सोल्व, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर फिर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 14 पर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 14 से पहला भी जो टाइटल चल रहा है ना, मैं उसी को समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 तो करेंगे ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, 2 वर्ष के लिए प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर 80,000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बीच का अंतर 98 रुपये है, प्रतिवर्ष ब्याज की दर कितनी है, यानी कि अंतर देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सर 15 हमसे ये कहना चाह रहा है कि वो यस है, लेकिन क्वेश्चन में हमसे दर पूछी है, इसी में उसी फॉर्मूले के अंदर हमसे क्या पूछिए, दर पूछिए, और कितने साल का अंतर है आपके पास, 2 साल का। तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास सर, फॉर्मूला था हमारे पास है डी बराबर पी आर स्क्वायर, और बट्टे में क्या था आपके पास है 100 × 100। डी का मान कितना आपके पास है, 98, तो आप 98 लिख दीजिए। पी की जगह पी का मान रखोगे, दे रखा है आपको 80,000, और आर का मान आपसे पूछा है, तो इसको आर की घात 2 ऐसे कैसे लिखो, और बट्टे में 100 × कितना आपके पास है, 100 है। आप मुझे बताइए क्या ये 4 0 खत्म करेगी कि नहीं करेगी, बिल्कुल। फिर 2 से काटोगे तो ये कितनी बार, 4 बार, 2 से कितनी बार आपके पास, 49 बार। यानी कि आप ये कह सकते हो आर स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा सर, 49/4। ये किसका मान है, आर स्क्वायर का। अगर आपको केवल आर का मान निकालना, तो इधर क्या लगेगा, रूट का निशान। हम ये कह सकते हैं 49 में से बार कितना आएगा, 7, 4 में से बार कितना आएगा, 2, तो बस यही आपका आंसर है। 7/2 का मतलब कितना होता है आपके पास है, 3.5 होता है, 3 से 1/2। देखो आ रहा है ना आपका फॉर्मूला काम में। अगले क्वेश्चन को फिर देखिए, 16 नंबर का। 16 नंबर के क्वेश्चन में मैंने जानबूझ करके और यहाँ पर ये 3 साल लिया है। पहले मैं बता देता हूँ, अभी तक 3 साल का क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन जैसे जैसे हो सकता है कि एग्जाम आगे बढ़ेगी, हो सकता है 2 साल का अंतर पूछ रहा है, कल या परसों 3 साल का अंतर भी पूछ ले। तो 3 साल का अंतर सी आई एस आई का भी आपको आना चाहिए। वही जो अभी फॉर्मूला लिखा है ना, वही एस सेम, थोड़ा सा अंतर है। क्या फॉर्मूला लिखा था हमने सर, डी बराबर था हमारे पास है पी आर स्क्वायर, और बट्टे कितना था हमारे पास है 100 × 100। ये तो था ना पहले 2 साल के लिए, 3 साल है तो 100 तो यहाँ बढ़ा दो, और फिर यहाँ याद रखना ये 300 + आर हो जाएगा, बस इतना सा याद रखना। यानी सर 3 साल के लिए क्या होता है आपके पास है, डी बराबर पी आर स्क्वायर, 300 + आर फिक्स है। 300 + आर क्या है आपके पास में, फिक्स है। तो बस कुछ नहीं करना, मान रख दीजिए आप। अंतर की जगह कितना रखोगे आप, 310 रखोगे। किसका मान पूछा है, वह धनराशि, यानी सर ये हमसे इस पी का मान पूछना चाह रहा है, ठीक है पूछने दो। आर का मान कितना है, 10, तो 10 × कितना हो जाएगा, 10।
और देखिए 300 में आप 10 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास है 310 हो जाएगा। और बट्टे में कितना आपके पास है सर 100 इंटू 100 इंटू 100, या फिर 100 की घात 3 कह सकते हो। काटा पीटी करोगे आप ये बताइए क्या ये 310 इस 310 को नहीं काट रहा है, और फिर ये 100 आपके पास 100 को काट रहा है, तो पी का मान कितना आ जाएगा, एक के पीछे 4 जीरो, एक के पीछे 4 जीरो किस ऑप्शन में बता दो आप, डी ऑप्शन में। तो इस तरीके से जब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको रटनी है, क्योंकि अभी हमको पेपर निकालना है, तो वो चीज़ें रटनी है मतलब, क्योंकि मैंने कोई पूरी मैथमेटिक्स कोई ऐसा नहीं बहुत बड़ी चीज़ें लिखा दी हो, 2 फॉर्मूले आप रट्टा मार के और एग्जाम में क्वेश्चन राइट करके आओ। ठीक है सर। अब हमने एक क्वेश्चन छोड़ा था, ये देखिएगा 110 और 120 के बीच में जो अभाज्य संख्या है उनकी संख्या बताइएगा, इनके बीच में कौन कौन सी अभाज्य संख्या हो सकती है। तो हम पहले संख्या लिख लेते हैं कौन सी होती है, 111, 112, 113, 114, 115, 16, 17, 18 और 119। ठीक है। सबसे पहली बात तो ये कि आप जानते हो 2 के भाजकता का नियम क्या होता है सर, लास्ट के अंक में अगर 2 का भाग चला जाए पूरी संख्या में चला जाता है। तो आप ये कह सकते हो इसमें 2 का भाग जा रहा है, 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 ये तो अभाज्य संख्या हो ही नहीं सकती है। और 5 के भाजकता का रूल ये होता है जिसके लास्ट में 5 या 0 आ जाए तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं है, इतनी सारी कट गई संख्या। अब 3 के भाजकता का नियम क्या होता है सर, 3 का नियम ये होता है अगर अंकों को जोड़ने पर भाग चला गया तो उस पूरी संख्या में 3 का भाग जाता है। जैसे हमको 111 को चेक करना है, तो आप देखिए इसके अंकों का योग कितना हो रहा है, 1 2 और 3, इसका मतलब ये पूरी संख्या में 3 का भाग जरूर जाएगा। इसको हटा दिया आपने, ठीक है। इसमें देखो सर ये 4 और 1 5, 5 हो रहा है, 3 का भाग तो नहीं जा रहा है, ठीक है छोड़ दो इसको। इसको देखो सर ये 8 और 1 9, इसका मतलब सर इसमें 3 का भाग जा रहा है, ओके। इसको देखो ये कितना हो रहा है आपके पास है सर, ये हो रहा है आपके पास है 10 और 1 11, सर इसमें नहीं जा रहा। तो हमारे डाउट में आ गई 113 और 119। लेकिन आपको पता है क्या कि 17 का पहाड़ा बोलिए, 17 पिन जो 85, 17 छिक्की 102 और 17 अट्ठे कितना होता है 119 से होता है। 17 अट्ठे कितना होता है आपके पास 119, मतलब सर ये भी संख्या नहीं हो सकती क्योंकि ये 17 से कट रही है। तो फिर आपके पास सिर्फ एक संख्या बची, वो है 113। तो किस ऑप्शन में आपके पास है सर, सिर्फ और सिर्फ एक संख्या है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वे संख्या जिनमें खुद के अलावा किसी और का भाग नहीं जाता हो, एक कॉमन होता है, न तो भाज्य होता है न ही अभाज्य होता है। या दूसरी लैंग्वेज में ये कह सकते हो सर, प्राइम नंबर्स भी होते हैं जिनके 2 फैक्टर होते हैं, एक और एक खुद, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं होता है। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं भाज्य संख्याओं के, अभाज्य संख्याओं के। उम्मीद कर रहा हूं कि आप अब गलत नहीं करोगे। अगले क्वेश्चन पर आ जाइएगा आप, और ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 17। क्या है क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन देखने को मिला, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है ये तो जरूर देखने को मिले। साधारण ब्याज पर एक निश्चित दर पर कोई राशि 2 वर्ष में स्वयं की इतनी हो जाती है, वार्षिक ब्याज की दर बताइएगा। सिंपल क्वेश्चन है, करना क्या है आपके पास सर, इसका हिसाब करो आप पहले। क्या हम इस लाइन को ऐसे लिख सकते हैं क्या सर, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो मिश्र धन है ना आपके पास है, ये मिश्र धन है स्वयं का, स्वयं कौन होता है मूलधन, मूलधन का कितना है आपके पास 8/7 है। मुझे आप ये बताइए हम मान कैसे निकालते, कोई राशि ये है a बराबर b का 2/5, आपको मान कैसे निकालना है, ये इसका और ये इसका, तो मूलधन ये है तो मिश्र धन आपके पास ये है। क्लियर है, यहाँ से मूलधन मिश्र धन का पता चल गया आपको। ठीक है सर, हमारे पास है समय भी है, दर नहीं है, तो फॉर्मूला लगा दो आप। बेसिक सा फॉर्मूला जो किसका होता है आपके पास है सर, सरल ब्याज बराबर होता है आपके पास है मूलधन इंटू समय इंटू PRT बटे क्या होता है आपके पास है 100 होता है। ब्याज का मान कितना आपके पास 7 रुपये की राशि 8 रुपये हो जाती है, ब्याज का मान कितना 1 है, पी का मान कितना आपके पास है 7 है, रेट का मान आपसे पूछा है, टी का मान कितना आपके पास है 2 है, बट्टे में कितना आएगा आपके पास है 100, तो 2 से 1 बार और 2 से कितनी बार 50 बार। तो आर का मान कितना हो जाएगा सर, आर का मान हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 50/7, तो आप ये कह सकते हो 7 से 1/7%। बताओ किस ऑप्शन में आपके पास, इस ऑप्शन में। क्या कोई दिक्कत आई है आपको, एक जनरल सा फॉर्मूला आपने लगा दिया सर, सरल ब्याज बराबर मूलधन इंटू समय इंटू दर बटे 100 होता है। इसमें जिसका मान दे रखा है उसका लिख लो, और नहीं दे रखा उसको छोड़ दीजिएगा। तो हम ये वो सॉरी नहीं दे रखा है वो उसी को आपको निकालना है, छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन भी आप ध्यान रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन आ रहा है। और मैं तो आपसे ये कहूँगा कि आप इस फॉर्मूले को जितना शॉर्ट बना के रखोगे ना उतने फायदे में रहोगे, क्योंकि ये फॉर्मूला क्या होता है सर, सरल ब्याज और होता है मूलधन इंटू समय इंटू दर बटे 100। आपको यहाँ से ये भी पता होना चाहिए कि दर का फॉर्मूला क्या होता है और समय का फॉर्मूला क्या होता है।
सीधे याद होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, आप मुझे ये बताने की कोशिश करिएगा। ये होता है आपके पास है क्या सर, ब्याज बराबर होता है आपके पास है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे कितना होता है 100 होता है। ठीक, अगर आपको दर निकालनी है, दर परसेंट, तो मुझे आप बताइए क्रॉस गुणा करोगे नहीं करोगे? बिल्कुल सर, 100 इंटू ब्याज, ये तो फिक्स है आपके पास। अगर आपको मान लीजिए आपको टी निकालना है, समय निकालना है, तो आप ये बताइए वापस आप इसको 100 इंटू ब्याज करोगे कि नहीं करोगे? बिल्कुल सर 100 इंटू ब्याज रहेगा। भाई ये लाइन तो फिक्स है ना, आप चाहे दर निकालो चाहे समय निकालो, 100 इंटू ब्याज 100 इंटू ब्याज तो फिक्स है। अब आप ये बताइए इसमें टोटल शब्द 3 है पीआरटी में। जब आर यहां आ गया तो बाकी क्या बचे, पीटी बचे, तो पीटी को यहां लिख दो, बचेगा ही क्या। जब टी यहां पर आ गया तो क्या बचा आपके पास, हम पी आर बचा, तो ये यहां गया। यानी ऊपर तो रट्टा मारो 100 इंटू ब्याज 100 इंटू ब्याज फिक्स होता है। 3 शब्द में से एक आपको यहां निकालना, बाकी बच्चे कुछ को नीचे लिख दो आप। ये भी तो एक तरीका होता है रट्टा मारने का। कैसे होता है, जैसे ये देखो, अब इस क्वेश्चन में वो लाइन भी लिखने की जरूरत नहीं थी। जैसे अभी एक क्वेश्चन में लिखा था ना हमने कि सर मिश्र धन मूलधन का इतना है तो ये मान इसका ही। अरे भाई आपको ये पता है कि इसमें से एक मूलधन है और एक मिश्र धन है, तो मिश्र धन हमेशा बड़ा होता है। अगर मिश्र धन बड़ा होता है तो ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, आप सीधे कह सकते हो कि सर ये हमारे पास अमाउंट है और ये प्रिंसिपल है, क्योंकि छोटा वाला मूलधन होता है, ये परमानेंटली फिक्स है आपके पास। तो अब क्वेश्चन को डायरेक्ट करो, दर निकालना है, तो दर बराबर क्या होता है आपके पास सर 100 इंटू ब्याज, और ब्याज कितने का आपके पास है, 1 का है। 100 इंटू ब्याज ये तो फिक्स है, ब्याज कितने का आपके पास है, 1 का है। नीचे बाकी बचा कुछ समय यहाँ आ जाएगा सर, नीचे क्या आएगा आपके पास है मूलधन और इंटू क्या हो जाएगा समय। तो 100 इंटू ब्याज मूलधन इंटू समय, तो 100/9, 100/9 होता है सर 11 से 1/9%, जो कि किस ऑप्शन में, डी ऑप्शन में। उम्मीद कर रहा हूं कि अब आपको दिमाग में बैठ रही होगी कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश यहां पर कर रहा हूं। ठीक है, ध्यान रखिए मैंने आपको वो क्वेश्चंस नहीं करवाए हैं इसमें जो चैप्टर मैंने पढ़ा दिए हैं। डिस्काउंट का एक भी क्वेश्चन सोल्व नहीं कराऊंगा, लाभ हानि का नहीं कराऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको वो चैप्टर पढ़ा दिया और उनसे एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं आ रहा है, एक सिंगल क्वेश्चन भी बाहर नहीं आ रहा है, ध्यान में रखिएगा। आप आ जाइए क्वेश्चन, मिश्रण का क्या क्वेश्चन है आपके पास, देखिए। एक कनस्तर में 36 लीटर दूध और पानी का मिश्रण 3:1 के अनुपात में है। कनस्तर में 15 लीटर दूध मिलाया जाता है, मिश्रण का नया अनुपात कितना होगा? ठीक है सर, एक कोई डब्बा है, उसमें कुछ तो है मिल्क और कुछ है आपके पास वाटर, है कितना, है कितना वो देखो सर। टोटल हमारे पास है 36 लीटर है, तो 36 लीटर में इनका अनुपात 3:1 है। तो मुझे आप ये बताइए क्या हम 36 को बांट सकते हैं? बिल्कुल सर, 36/4। अगर आपको मिल्क चाहिए तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये कितनी बार कटेगा आपके पास, हम 12 बार, सही है ना, 12 या 36, 9 बार ही कट रहा है। ये कितनी बार कटेगा आपके पास, 9 बार। तो हम ये कह सकते हैं सर 27 लीटर तो क्या आएगा आपके पास, मिल्क आएगा। यानी हम ये कह सकते हैं मिल्क की मात्रा कितनी आपके पास है, 27 लीटर। फिर बाटर कितना आएगा सर, बाटर के लिए 1 से गुणा कर दोगे। यहाँ 1 से गुणा क्यों करो, क्योंकि उसका अनुपात 1 है, 1 को 9 से गुणा करेंगे तो सर हमारे पास ये आएगा। क्या किसी भी स्टूडेंट को ये बताइए 36 लीटर को उस अनुपात में बांट के मैंने यहाँ लिखा है, दिक्कत है? नहीं है ना। फिर आगे क्या कहा है, कनस्तन में 15 लीटर दूध मिलाया जाता है, यानी कि हम ये कह सकते हैं मिल्क कितना लीटर और मिलाओगे आप, 15 लीटर। और फिर आपसे पूछा कि आपको नया अनुपात बताना है। क्या बताना, नया अनुपात। 27 पहले का था, 15 लीटर आपने दूध और मिला दिया, तो ये कितना हो गया आपके पास है सर, ये हो गया हमारे पास है कितना, 12 हासिल की 1, और ये हो जाएगा आपके पास है कितना सर, 42 हो गया हमारे पास। एक बार फिर से देखिएगा, इसने कहा है कनस्तर में 15 लीटर दूध और मिलाया जाता है। 15 लीटर क्या मिलाओगे, दूध, तो 27 + 15 कितना हो जाएगा आपके पास सर, ये हो जाएगा 12 हासिल की 1, और ये हो जाएगा 42 लीटर। जो मिल्क पहले 27 था वो इतना हो गया, ठीक है, होने दीजिएगा। आगे क्या कहा है, तो आपसे ये पूछे कि इनका नया अनुपात कितना है, तो ये तो आपके पास है फिक्स रहेगा, इसको तो आपने मिलाया ही नहीं, जितना पानी उतना ही पानी रहेगा। फिर काट दीजिए, 3 से कितनी बार, 14 बार, 3 से कितनी बार, 3 बार। तो किस ऑप्शन में आपके पास सर, हमारे पास बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। अब बड़े प्यार से सुनोगे दोबारा से क्वेश्चन, 27:9, कोई परेशानी नहीं है। अब आगे क्वेश्चन ने ये कहा है कि आप इसमें 15 लीटर दूध मिलाओगे, 27 में आप 15 मिलाओगे तो 42 हो जाएगा। अब आप ये कहोगे इसमें क्यों नहीं मिलाया आपने 15 लीटर, अरे भाई जो पानी था पहले वो 9 था, तो वो तो 9 ही रहेगा ना, पानी क्यों बढ़ेगा, आप पानी मिला ही नहीं रहे हो तो। इसलिए हम ये कह सकते हैं सर इसमें कितना मिलाओगे, 0, तो एज इट इज आएगा। फिर नया अनुपात हमको इस तरीके से पूछा है। नहीं आया हो समझ में तो कोई बात नहीं है, आप एक क्वेश्चन से फिर समझने की कोशिश करिएगा, फिर मैं आपको समझाता हूँ। 25 लीटर के मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 4 अनुपात कितना है आपके पास है, 1 है। यानी एसिड
और क्या है आपके पास, हम वाटर है सर, ठीक है। तो इसने ये कहा है सबसे पहले आप 25 लीटर को इस अनुपात में बांटिए, तो टोटल बटे टोटल 25 बटे कितना हो जाएगा आपके पास, हम 5, और एसिड के लिए गुणा कैसे करोगे, 4 से। आप ये कह सकते हो 5 बार, तो पहले तो 20 आएगा, यानी सर ये 20 है, और वाटर के लिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि अनुपात 1 है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, हम 5। क्लियर कट्टे, यहाँ तक बात है। अब देखते हैं क्या मिलाया है। मिश्रण में 3 लीटर पानी मिलाया गया, इस बार क्या मिलाओगे आप सर, इस बार वाटर मिलाएंगे 3 लीटर, तो ये डिट्टो रहेगा, 20 का 20 उतर जाएगा, और ये 8 हो जाएगा। फिर से काटिएगा ये 10 बार, 4 से काट दो आप इसको, 4 से कितनी बार, 5 बार, 4 से कितनी बार, 2 बार। नया अनुपात पूछा है, अब क्वेश्चन बैठा होगा दिमाग में आपके, ऐसे करना था क्वेश्चन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन फिर देखिएगा। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने इससे पहले वाली क्लास नहीं देखी है तो आपका कभी भी पेपर है तो ये क्लास तो देखनी है, इससे पहले वाली क्लास को भी ज़रूर देख के जाइएगा। और वैसे अगर आपके पास खूब सारा टाइम है तो मैथ में मैंने अभी तक जितनी भी प्लेलिस्ट में क्लासें डाल रखी है 27 तारीख से लेकर आज तक, वो सारी क्लासों को आप पढ़ के ज़रूर जाए। और अगर आप चाहते हो इसी तरीके से सरल भाषा में कंप्लीट मैथ का कोर्स करना, तो आप प्ले स्टोर पर जाकर के उपकार क्लासेस जयपुर का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ बिल्कुल इसी तरीके से सरल भाषा में मैं आपको कंप्लीट मैथ पढ़ाने वाला हूँ। उसमें बैच अभी स्टार्ट हुआ है 6 तारीख से, और अभी ऑफर चल रहा है उसमें, और वो ऑफर आज रहेगा, क्योंकि वो ऑफर वैसे कल ख़त्म कर दिया था, लेकिन फिर भी काफ़ी स्टूडेंटों का मैसेज था कि नहीं सर हमने तो कोर्स खरीदा ही नहीं है, हमारे पास इन्फॉर्मेशन ही बाद में आई थी, तो उसकी वैलिडिटी आज 12 बजे तक कर दिया, रात तक 299 में कंप्लीट रेलवे का बैच आपको मिल जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो ये जो फ़ोन नंबर है इस पर आप कॉल कर सकते हो, मैं खुद ही अटेंड करने वाला हूँ। ये कोई संख्या है, इसमें 7 का स्थानीय मान और अंकित मान में क्या अंतर है, ये का है। एक क्वेश्चन ऐसा भी देखने को मिला है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि स्थानीय मान का मतलब क्या होता है। सर स्थानीय मान का मतलब ये होता है कि जो भी संख्या है ना उसके पीछे कितने अंक है। जैसे 5 है तो 5 के पीछे कितने अंक हैं आपके पास है, 1 2 3, तो 3 जीरो लगा दो, 1 2 3, इसे हम स्थानीय मान कहते हैं। और अंकित मान किसे कहते हैं सर, अंकित मान भी कह सकते हैं हम, या फिर सर इसी का दूसरा नाम है आपके पास है जातीय मान भी कह सकते हैं, या फिर सर हम इसे फेस वैल्यू भी कह सकते हैं, फेस वैल्यू जिसे हम कह सकते हैं, या फिर सर हम इसे क्या कह सकते हैं, फेस वैल्यू भी कह सकते हैं, बात एक ही होती है। तो फेस वैल्यू किसी की जातीय मान, किसी का अंकित मान क्या होता है, खुद का मान। जैसे 5 की जाति खुद 5 ही है, तो आप ये कह सकते हो सर ये 5 हो गया। फिर क्वेश्चन का इनका अंतर, अंतर का मतलब है घटाना, तो ये कितना आएगा आपके पास सर, 10 में से 5 घटाओगे तो 5, तो आप ये कह सकते हो कि किस ऑप्शन में आपके पास है, इस ऑप्शन में, और बाकी का ये 9 9 और 4 बच जाएगा। तो इस तरीके से बी ऑप्शन एकदम राइट आंसर है। उम्मीद कर रहा हूं क्वेश्चन को गलत नहीं करोगे। आप आइए क्वेश्चन नंबर 22 पे। ये रहा समय कार्य का वो क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, और जो आप बार बार ये डिमांड कर रहे हो सर समय कार्य का एक ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, ऐसा क्वेश्चन आ रहा है। ये रहा क्वेश्चन, देख लेते हैं कितनी बड़ी औकात है इसकी। ABC मिलकर एक काम को 6 दिन में कर सकते हैं। ओके, A और C की दक्षता B से तिगुना है। आपको कुछ नहीं करना, जैसे क्वेश्चन ने दिया ऐसे लिख दो। सर ये A है और ये C है, दोनों की दक्षता है, इसलिए प्लस का निशान आएगा और कोष्टक लगा दीजिए। इनकी जो दक्षता है ना वो किस पर डिपेंड कर रही है, B पर। यानी सर B अगर एक काम करता है तो ये इनसे तिगुना काम करता है। ये तो हो गई आपके पास है 1 नंबर की बात, ठीक है। और आगे क्या कहा है, और A की दक्षता C से 4 गुना है, और ये जो A है और ये जो C है, यानी अगर ये एक काम करता है तो ये कितना काम करता है आपके पास है, 4 काम करता है। एक बार फिर से सुनिएगा मैंने क्या कहा, A और C तो प्लस का निशान आएगा। इनकी दक्षता B से 3 गुना है। अगर B को हमने 1 मान लिया तो इसको कितना मानोगे आप, 3 गुना मानोगे। ओके, और A की दक्षता C से 4 गुना है। ये जो A है इसकी दक्षता C से कितनी गुना है, 4 गुना। अगर इसको हमने 1 मान लिया तो इसको क्या मान लिया, 4 मान लिया। क्लियर है। अब आप ये देखिएगा कि आपको क्या दिख रहा है इस क्वेश्चन में, आपको यहां से कुछ ना कुछ तो दिख ही रहा होगा। सर अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की तो मुझे आप ये बताइए, अगर हम यहां से जोड़ना चाहे A को और C को, तो A को और C को जोड़ोगे तो आपके पास कितना आएगा, तो आप ये कहोगे सर टोटल इनका मान 5 आएगा। क्वेश्चन एक ही है ना आपके पास। अगर आपके पास है A को और C को जोड़ा 5 आ गया, और यहां पर आपने A को और C को जोड़ रखा है तो यहां तो आपके पास 3 ही आ रहा है। क्या कभी ऐसा पॉसिबल है, एक क्वेश्चन के अंदर एक बार AC जोड़ा तो हमारे पास कितना आ गया 3, और एक बार AC जोड़ा तो हमारे पास आ गया 5। इसका मतलब सर गड़बड़ है कुछ ना कुछ तो।
क्योंकि जब क्वेश्चन एक ही है तो AC का मान यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए, यहाँ 5 है तो वहाँ 5 होना चाहिए, लेकिन नहीं है ऐसा। ऐसा नहीं है तो फिर क्या करना पड़ेगा सर, हमको इनको समान करने पड़ेंगे। इसको 5 से गुणा करो और इसको 3 से गुणा करो। अब हम ये कह सकते हैं ये 15 हो गया और ये 15 हो गया, क्योंकि एक ही क्वेश्चन है और दोनों में अलग अलग मान दे रखे थे, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इनका मान आपको बराबर करना ही पड़ेगा। बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, इसको तो किससे गुणा करना पड़ेगा आपको 3 से, और इसको किससे गुणा करना पड़ेगा आपको 5 से। ठीक है, अब 3 से इसको गुणा करोगे ना, तो 3 से गुणा करने का मतलब है कि सर ये यहाँ पर गुणा हुआ 3 से, यहाँ पर गुणा किससे हुआ आपके पास है 3 से। अब क्लियर है आपके पास? ठीक है सर। अब आप यहां से स्पष्ट रूप से अलग अलग मान निकाल सकते हो। सबसे पहले मैं यहां से b का मान निकालता हूं। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, आपने इसको किससे गुणा किया है 5 से, तो इसका जो भी अनुपात है साथ में उसको भी 5 से ही गुणा करना पड़ेगा। क्या आपको दिख रहा है क्वेश्चन स्पष्ट रूप से? थोड़े छोटे छोटे वर्ड लिखे हैं मैंने, उम्मीद कर रहा हूं दिख रहा होगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि b बेचारा सेपरेट है, तो b का मान यहां से कितना है आपके पास है सर, b का मान 5 है। क्लियर कट दिख रहा है कि b का मान 5 है? बिल्कुल, b का मान तो आ गया हमारे पास। क्लियर कट दिख रहा है आपको यहां से कि a का मान कितना है? बताओ आप में से, जल्दी से बोलो। सर a का मान 12 है, तो a का मान है, b का मान है, बचा ही कौन? c बचा है हमारे पास, तो c का भी हम मान निकाल लेते हैं। c का मान कैसे आएगा? देखिए सर, हमारे पास है c का मान ऐसे आएगा कि a और c दोनों को जब जोड़ते हैं ना हमारे पास तो 15 आता है। दोनों का एक साथ मान कितना है? 15 है। देखो ये दिख रहा है 15। अगर दोनों का 15 है, सी का कितना? सी का हमारे पास सर, सी का ही तो निकालना है। दोनों का हमारे पास 15, तो ए का कितना है सर? ए का मान हमारे पास 12 है। तो अगर हम यहाँ 15 में से 12 घटा देंगे तो क्या हमारे पास सी का मान नहीं आ जाएगा? ये सी का मान आ गया। इस तरीके से हमारे पास ए का मान है, बी का मान है, सी का मान। ये कैसे आया सर? दोनों को मिला करके टोटल 15 हो रहा है। 15 में से हमने कितना घटाया? ए का मान घटाया। क्यों घटाया? क्योंकि इसमें दोनों संख्या जोड़ रही है। यानी AC का मान कितना था हमारे पास है? 15 था। तो A का मान कितना दे रखा है आपको? 12। 12 प्लस C बराबर कितना है? 15। ये इधर जाते किसका हो जाएगा? माइनस का। तो C का मान 3 आ गया ना आपके पास। यहां तक आपको करना ही पड़ेगा। अब आगे क्या कहें सर, तीनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 6 दिन में कर सकते हैं। तो आप यहां से टोटल कार्य निकालो। यानी सर हमको क्या करना है? कुल कार्य निकालना है। तो कुल कार्य आएगा कैसे सर? कुल कार्य आएगा आपके पास है टोटल ये 6 दिन काम करेंगे। तो 6 दिन में कितना काम करेंगे इन सबको जोड़ो आप। सर ये हो गया आपके पास है कितना? 17। 17 3 कितना हो जाएगा? 20। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं सर आपके पास है 120 टोटल काम है। कितना? 120। 120 में से किस किस का समय पूछा आपसे? सबका ही पूछा कि भाई अकेले अकेले कितने टाइम में करेंगे। हम सबसे पहले ए का निकाल देते हैं। ए का समय कैसे आएगा सर? समय बराबर होता है आपके पास है टोटल कार्य और बटे में कार्य क्षमता। ए की कार्य क्षमता कितनी है आपके पास? 12 है। 12 का भाग दे दीजिए, कितना आएगा आपके पास है? 10 आएगा। 10 से शुरू सिर्फ एक ही ऑप्शन है। अगर आपको बी का मान निकालना तो यहाँ पर भाग किसका दोगे सर? बी के लिए 5 का भाग दोगे आप। सी का मान निकालना है, भाग किसका दोगे? 3 का। तो इस तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करवा दिया, जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ध्यान रखिए, डिट्टो क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा रहा है। आप क्लास को रिपीट करके जरूर देखें कि मैंने ये क्वेश्चन कैसे आपको समझाया है। एक बार फिर से लीजिए क्वेश्चन नंबर 23 नंबर का। और क्वेश्चन नंबर 23 क्या है आपके पास है सर? विराट एक काम को 30 दिनों में कर सकता है और डेनियन उसी काम को पूरा करने में विराट से 60% अधिक कुशल है। ये जी, एक तो है विराट और एक कौन है? डेनियन। यानी इसने कहा कि सर ये जो डेनी है ना, ये जो डेनी है ये विराट से 60% ज्यादा काम करता है। तो अगर हम ये मान लेते हैं कि ये 100 काम करता है तो ये कितना करता है आपके पास है? 60% अधिक 160 हो जाएगा। काट दीजिए, ये कितनी बार? 5 बार। ये कितनी बार आपके पास है? 8 बार। कोई दिक्कत की बात नहीं है, रहने दीजिए। ऐसे कैसे करिए। अब क्वेश्चन कह रहा है कि उस कार्य को पूरा करने में डेनी कितना समय लेगा, ये ए बी डिविलियर्स कितना समय लेगा। आपको क्या करना है? पहले टोटल कार्य निकालना है। कुल कार्य कैसे आएगा सर? कुल कार्य निकालने का ये तरीका है आपके पास है कि इसने कह रखा है कि ये जो विराट है ना, ये 30 दिन तक काम करता है। ये कितने दिन तक काम करता है? 30 दिन तक। और उसकी खास बात यह है कि ये हमारे पास है, उसकी जो एफिशिएंसी आई है ना, वो एक दिन में 5 काम करता है और वो लगातार 30 दिन तक काम जाता है। तो आप ये बताइए कि 150 काम नहीं हो गए टोटल? सर टोटल काम 150 है। अब क्वेश्चन ने क्या है कि आपको ये बताना है डेनियन इस 150 काम को कितने दिन में करेगा। भाई 150 काम को कितने दिन में करेगा? एक दिन में 8 काम करता है तो 8 का भाग दे दो, आंसर रह जाएगा। आप ये कह सकते हो ये 75 और ये कितना हो जाएगा? 4। तो 4 का भागी सम दे दीजिए, हो जाएगा 18 से 3/4 दिन। क्लियर है आपके पास? क्या किया आपने? पहले तो आपने लाइन लिखा कि ये अगर 100 काम करता है 160 करता है,
20 से 5 बार, 20 से कितनी बार काट दिया आपने, 8 बार काट दिया। फिर हमने टोटल कार्य निकाला है। टोटल कार्य कैसे आया हमारे पास, सर हमको यहाँ सिर्फ एक का समय दे रखा था और वो भी विराट का समय दे रखा था, तो विराट के समय को विराट की कार्य क्षमता से गुणा कर दिया। देखिए पिछले क्वेश्चन में टोटल कार्य कैसे आया था, सर पिछले क्वेश्चन में टोटल कार्य हमारे पास ऐसे आया था कि टोटल दिन तो 6 थे, लेकिन इस 6 का नाम टोटल दिन थे, इसलिए हमने इन तीनों को जोड़ा है, 12, 5 और इन जोड़ के और फिर टोटल काम निकाला है। फिर टोटल काम में जिसका मान चाहिए उसकी एफिशिएंसी से भाग दे दिया हमने, फिर तो क्वेश्चन इजी हो गया। जो हमारा ये था ना, वो इसको समझना था कि किसको किससे गुणा करना था, वो मैं आपको एग्जाम्पल दे के बता चुका हूं कि एसी का मान कैसे एक ही क्वेश्चन के अंदर अलग अलग कैसे आ सकते थे। आइए वापस से क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्या क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन हमारे पास में ये है कि 4 महिला या फिर 6 आदमी, यानी आप ये कह सकते हो सर 4 महिलाएं, वुमेन, या का मतलब क्या होता है बराबर का निशान, या 6 आदमी एक कार्य को समान दिनों में पूरा कर सकते हैं। समान दिनों में क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। आप एक काम करो, पहले इसको थोड़ा सा सरल कर लीजिए। 2 से कितनी बार, 2 बार, 2 से कितनी बार आपके पास है, 3 बार, तो वुमेन और ये एम आ जाएगा बट्टे में, ये 3 आपका यही रहेगा और 2 इसके बट्टे में आ जाएगी। यानी हम ये कह सकते हैं सर इसका मान ये रहा और इसका मान ये रहा। क्लियर है। अब क्वेश्चन को आगे जमाइए। एक आदमी से 60 दिन में पूरा कर सकता है, एक आदमी इस काम को 60 दिन में कर सकता है, तो आपसे पूछे कि 5 महिलाएं उस काम को कितने दिन में करेंगी। ये है आपके पास, कुछ नहीं करना, बस इसके अंदर है ना W की जगह W का मान रख दो और M की जगह M का मान रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो M कहाँ पर है, ये रहा, और M का मान कितना, 2, तो 2 गुणा 60 बराबर 5। W का मान कितना आपके पास है, 3, तो 5 इंटू 3 गुणा कितना हो जाएगा, X हो जाएगा। 15 से कितनी बार कट जाएगा आपके पास है, 4 बार, 4 दूनी का 8। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो x का मान आएगा वो C ऑप्शन आएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को सरल करने हैं। कुछ क्वेश्चन पाइप और टंकी के आ रहे हैं, मैं 2-3 क्वेश्चन आपको पाइप टंकी के भी सरल करवा देता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए एक तो ये तरीका है कि पाइप टंकी के क्वेश्चनों को आप एलसीएम लेकर के बनाओ, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। लेकिन मैं आपको एक छोटा सा सजेशन देना चाहूंगा जो हर कोई स्टूडेंट याद भी रखता है। जैसे मान लो कि आपके पास ये है, ऐसा क्वेश्चन हम कैसे सरल करते हैं। मान लो ए किसी कार्य को x दिन में करता है, ठीक है भाई, और b उसी कार्य को कितने दिन में करता है, 22 दिन में करता है। तो हमसे दोनों का समय एक साथ पूछा जाता है, तो हम एलसीएम वाला मेथड नहीं लगा करके और स्पीड बनाने के लिए ये वाला तरीका यूज करते हैं, और हर किसी को याद भी रहता है ये। अगर ए किसी काम को x दिन में, b उसी काम को 22 दिन में, तो दोनों मिलके xy/x प्लस 22 दिन में करते हैं, हर किसी को याद है। ठीक है, इसकी जगह पर दूसरा क्वेश्चन हमारा ये आता है कि ए किसी कार्य को वापस x दिन में करता है और b उसी कार्य को मान लीजिए, और यहां पर क्या आता है सर, यहां पर आता है a और b दोनों मिलके उस काम को 22 दिन में करते हैं। और आपसे पर्टिकुलर किसी अकेले का समय पूछा जाए, जैसे b अकेले का समय, b अकेला, तो हम क्या करते हैं सर, xy/x-y का यूज करते हैं। भाई यही होता है फॉर्मूला हमारे पास। सेम उसी तरीके से हम पाइप टंकी वाले क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं, सेम इसी तरीके से। कैसे, मान लीजिए सर हमारे पास है, पहला फॉर्मेट ये है क्वेश्चन, फर्स्ट फॉर्मूला क्या है हमारे पास, देखिए हम यहां से समझते हैं। मान लीजिए सर हमारे पास है ये ए पाइप है और ये किसी टंकी को x मिनट में, x ये है आपके पास x मिनट में भरता है। देखिए मैंने तीर का निशान ऐसे लगाया, भरता है। और ये जो बी पाइप है ना आपके पास है, ये 22 मिनट में भरता है। देखिए ये तीर का निशान इधर है, मतलब भरता है। अब आपसे ये पूछा जाए कि आप ये बताओ ये दोनों मिलके उसे कितने टाइम में भरेंगे, तो आप क्या करोगे सर, xy/x प्लस वाई लगा देंगे, कुछ नहीं है फर्क, वो के वही फॉर्मूला आपके पास है। इतना हमारा आंसर आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है। इसकी जगह पर मान लीजिए मैंने ये लिख दिया कि a x मिनट में भरता है, वापस सेम है, और ये जो b है ये 22 मिनट में उसे खाली करता है, ये खाली करता है, तीर का निशान नीचे है। और अब मैंने आपसे ये पूछा कि आप दोनों का एक साथ समय बताओ, तो इस बात को ध्यान रखना, xy/ नीचे x-y आ जाएगा। अगर याद रहेगा तो बेटर रहेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि ये छोटी मोटी चीज़ें हर कोई याद रखता है। अगर दोनों भर रहे तो xy/x प्लस वाई, एक खाली करेगा और एक भरेगा तो नीचे माइनस आता है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट और समझिए इसमें सर, तीसरा पॉइंट ये है कि ए अकेला उससे कितने मिनट में भरता है, x मिनट में भरता है। ठीक है, लेकिन सर हमको ये दे रखा है एक नल तो ए है और प्लस इसके साथ एक रिसाव और है, एक है रिसाव,
और उनका समय कितना दे रखा है सर, उनका समय दे रखा है 22 मिनट, और वो भी क्या, भरने का समय। यानी सर अगर मान लीजिए ये भी भर रहा है, फिर ए चालू है लेकिन उसमें से रिसाब से पानी निकल रहा है, तो टंकी कितने टाइम में भरेगी। और फिर ऐसे क्वेश्चन में क्या पूछेगा सर, ऐसे क्वेश्चन में रिसाब का समय पूछ लिया जाए तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। यानी इस फॉर्मूले को हमने 2 जगह यूज किया। देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास ये माइनस आप कर ही सकते हो, लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा, किसी अकेले का रिसाब, अकेले का समय पूछा है और अकेले में हम नीचे माइनस करते हैं। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चनों की हम प्रैक्टिस करते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं। जैसे सर हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि पाइप एल एक पुल को 30 घंटे में और पाइप एम उसे 45 घंटे में भरता है। यानी सर ये भी भरने का काम कर रहा है, ठीक है, और ये भी भरने का काम कर रहा है। यानी कि हम ये कह सकते हैं ये भी भरने का काम कर रहा है और ये भी क्या काम कर रहा है, भरने का काम कर रहा है। तो दोनों का समय एक साथ पूछा है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खाली पुल में खोल दिया जाए तो उन्हें भरने में कितना समय लगेगा, यानी दोनों का समय एक साथ पूछा है। और सर जब दोनों का समय एक साथ पूछ लिया जाए तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, यही लगाते हैं हम। तो एक्स का मान कितना 30, वाई का मान कितना आपके पास 45, और भाग किसका, दोनों को जोड़ना है, 75 हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हो कितनी बार कटेगा, 2 बार, और ये कितनी बार 5 बार, 5 से कितनी बार 9 बार। तो इस तरीके से हमारे पास 18 घंटे आंसर आ जाएगा। भाई लघुत्तम लेके तो कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं लघुत्तम लेके बता देता हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ स्पीड बना लो आप, ऐसे स्पीड बनानी चाहिए। यानी सर एल नाम का कोई पाइप है, इससे कितने घंटे में भरता है, आपके पास है 30 घंटे में भरता है, ठीक है। और दूसरा क्या है आपके पास, एक है सर हमारे पास है एल, देखिएगा आपको क्या करना है सर, इसका समय कितना दे रखा है आपको, 30 मिनट दे रखा है, 30 घंटे दे रखा है, और एम का समय कितना दे रखा है आपको, 45 घंटे दे रखा है। हम क्या करते हैं, दोनों का लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम कितना आ जाएगा दोनों का, सर इनका लघुत्तम आ जाएगा आपके पास है 90, ठीक है। इसके बाद इसका भाग इसमें देंगे 3 बार और 2 बार, यानी हम ये कह सकते हैं सर दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं, 5। तो अब समय पूछा तो समय बराबर क्या होता है आपके पास है, कार्य और बटे में कार्य क्षमता, यानी हम ये कह सकते हैं 18 हमारा ऐसे भी आ गया था। ऐसे कर लो चाहे तो, लेकिन ये तो कॉमन फॉर्मूले यार, ये तो हर किसी को याद रहता है, ये स्पीड भी बनाने के लिए ज़रूरी है। जैसे एक और क्वेश्चन ये है आपके पास, समझिए, एक पाइप एक खाली टंकी को 5 मिनट में भरता है और दूसरा उसे 6 मिनट में खाली करता है। एक भर रहा है एक खाली कर रहा है। तो आपसे ये पूछा है कि खाली टंकी भरने में कितना समय लगेगा, यानी कि आपसे समय पूछा है। तो आप अच्छे से जानते हो कि सर एक भरता है एक खाली करता है ना, तो हम नीचे माइनस लगाते हैं। तो आप ये बताइए 5 × 6/1, तो डायरेक्ट आंसर आपके पास है 30 मिनट आया कि नहीं है, देखो स्पीड बनी ना उससे। और नहीं आता पहले से तो रट्टा ही मार लो ना थोड़ी देर के लिए। तो अगला क्वेश्चन फिर देखिएगा सर, ये रहा आपके पास है, एक पाइप किसी टंकी को 30 घंटे में भर सकता है, तली में रिसाव होने के कारण यह 50 घंटे में भरती है। पूरी तरीके से भरी टंकी को खाली करने में रिसाव को कितना समय लगेगा। रिसाव एक अकेला है और हम जानते हैं सर किसी अकेले का अगर हमको समय निकालना पड़ता है ना, तो हम अच्छे से जानते हैं कि हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं अकेले के लिए। तो सर 30 × 50 और बट्टे में कितना आएगा आपके पास, 20 आएगा। 1 0 से 1 0 खत्म, ये 25 बार। तो बताइए क्या 75 घंटे आपका आंसर आया कि नहीं आया। क्यों करें अपन एलसीएम से, जहाँ हमको पता है कि हमको बिल्कुल बहुत इजीली तरीके से ये तरीका समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन फिर देखिएगा, ये हाँ इसमें थोड़ी सी दिक्कत आपको आ सकती है, लेकिन फिर भी नहीं आने दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझो। एक नल एक टंकी को 5.5 घंटे में भर सकता है, एक रिसाव के कारण टंकी को भरने में 8.25 घंटे लगते हैं, ठीक है। कितने समय में रिसाव से टैंक का 30% खाली हो जाएगा। मतलब सर किसका समय पूछा आपसे, रिसाव का, अकेले का समय पूछा है। और अकेले का कभी भी समय पूछे तो हम जानते हैं सर एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई लगाते हैं। इसको कितना हिस्सा खाली करना है, 30%, तो 30/100। बस ये आपका क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, ऊपर दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करना है तो इसका मतलब क्या, 5.5 हम ऐसे नहीं लिखते हैं सर, ये ऊपर 5.5 है और गुणा का निशान, ये कितना आपके पास सर 8 से 1/4 का मतलब 8.25 घंटे होता है। और 8.25 घंटे को क्या लिखते हैं हम सर, 8.25 ऐसे लिख दिया। बट्टे में क्या आएगा सर, दोनों संख्या घटेगी, तो इसमें से आप ये घटा दो, 8.25 में से आप 5.50 घटा दीजिए। 5 ऐसे कैसे ही, 7 ऐसे कैसे ही, और ये 2.75, सर ये 2.75 हो गया आपके पास। और गुणा किससे करोगे, 30%, 30 बटे कितना हो रहा है आपके पास है, 100 हो रहा है। अब आप इसको सरल करते जाइएगा।
आप 10 वाला बढ़ाइएगा, कितने जीरो बढ़ाओगे? 2 जीरो। 10 वाला बढ़ाइए, कितने जीरो बढ़ाओगे? 2 जीरो। हमेशा ध्यान रखिए, जब जब 825 ऐसा कुछ आता है ना, तो एक बात ध्यान रखना, अगर किसी क्वेश्चन में 1000 बन रहा है तो ऐसी संख्या 125 से कटती है, इसको ध्यान ही रखना होता है। 125 से खुद ही 8 बार कटता है, और 125 से ये कितनी बार कटता है आपके पास? है सर 7 बार कटेगा 125 से। देखो एक बार सही काटा है क्या? 125 और 70 कितना होता है आपके पास? सर 125 70 होता है आपके पास ये 35 3 और 12 84, नहीं 875 होता है यार वो, क्योंकि 875 कटेगा, 825 नहीं कटेगा। आप 25 से काट लो इसको। किससे काट लो? 25 से। सर 25 से अगर हम इससे काटते हैं तो देखिए 25 से कितनी बार कटेगा? सर 25 से ये हमारे पास अच्छी तरीके से पता 40 बार कटेगा। 25 से कितनी बार कटेगा? 25 75, कितनी बार? 3 बार। और 25 75 33 बार कट गया। ओके, एक जीरो आपकी इस एक जीरो खत्म कर देगी। और देखिएगा, अच्छा सॉरी भाई, मैंने काटने से पहले देखिए पॉइंट यहाँ भी है ना, तो इस पॉइंट से आप ये पॉइंट ही हटा सकते थे सीधे। देखो ये ध्यान रखना थोड़ा सा, तो मैं एक बार दोबारा से ये लिख देता हूँ इसको। कितना था आपके पास? सर हमारे पास है ये था, एक तो है आपके पास है। देखिए दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है आपको, क्योंकि ये कैलकुलेशन है ना, तो थोड़ा सा इसमें टाइम लग गया है। हम ये कह सकते हैं सर ये है हमारे पास है 5.5 इंटू ये कितना आपके पास है 8.25, बट्टे में कितना आया था हमारे पास है सर 2.75 आया था, और गुणा कितना आपके पास है 30, और बट्टे में कितना आएगा आपके पास है 100। ये दशमलव से आपके पास ये दशमलव कैंसिल हो गया, ये पॉइंट हटेगा तो नीचे कितनी जीरो बढ़ेगी आपके पास है? एक जीरो। एक जीरो एक जीरो को खत्म कर देगी आपके पास। फिर सर 25 से काटेंगे ना तो ये 33 बार कट जाएगा, और 25 से काटेंगे तो ये 4 बार कट जाएगा। और कुछ कट रहा तो जरूर काटे। बिल्कुल सर, और कुछ कटेगा तो हम काट देंगे। देखो 55 से आप इसको काट लीजिए, 55 से ये कितनी बार कट रहा है आपके पास है? 5 बार कट रहा है। ठीक है, ओके। अब नहीं कट रहा कुछ भी तो रहने दीजिए। ऊपर कितना हो रहा है आपके पास है? 99, और बट्टे में कितना हो जाएगा? 20। और बस यही आपका आंसर किस ऑप्शन में आपके पास सर? ए ऑप्शन में आंसर है। तो ऐसे करना था क्वेश्चन को। कोई कैंडिडेट ये कहेगा कि सर इसमें क्या कि थोड़ा सा ये भिन्न आने की वजह से थोड़ा सी दिक्कत हो गई, तो फिर आप इसको एलसीएम वाले तरीके से कर सकते हो। एलसीएम वाले तरीके से कैसे करोगे? देखो इसका मतलब कितना होता है? 10 रेख 11, 10 रेख 11, 11/2। पहली संख्या कितनी आपके पास है? 11/2 है। अपन साइड में लिखेंगे इसको। सर पहला नल कितना आपके पास है? 11/2 है। ठीक है, और फिर क्या दे रखा है? एक नल एक टंकी को इतने में भर सकता है। एक रिसाव के कारण टंकी को भरने में 8 सही, इसका मतलब हो जाएगा आपके पास 32 रेख 33। यानी सर ये कोई नल है उसका समय है, और एक है आपके पास है नल प्लस रिसाव है। नल प्लस क्या है आपके पास है? रिसाव है। और इसका समय कितना आपके पास है? 33 बट्टे में कितना है? 4 है कि 2 है? सर 33 बट्टे में 4 है। ठीक है, हम क्या करेंगे? सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम किस चीज का लिया जाता है? ऊपर वाली संख्याओं का। तो 11 का 33 का एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास? 33 आ जाएगा। फिर इसका भाग इसमें देंगे, तो 33 में हम किसका भाग देंगे? 11/2 का। 2 कहाँ चल जाएगा? पलट के ऊपर। इससे कितनी बार कटेगा आपके पास है? 3 बार। तो सर ये 6 बार जाएगा। ठीक है, इसका भाग 33 से 33 कट जाएगा, ये आपके पास है 4 बार जाएगा। इसका भाग कितनी बार जाएगा आपके पास है? 4 बार जाएगा। अब यहां से आगे देखिए, नल अकेले का समय कितना आपके पास है? 6 है। तो आप नल की जगह पर क्या लिखोगे? 6 लिखोगे। रिसाब का नहीं है पता आप, तो रिसाब की जगह पे क्या लिखोगे सर? प्लस लिखेंगे हम x, और बराबर कितना आपके पास है? 4 है। ये इधर आते किसका हो जाएगा? माइनस का। तो x का मान कितना आ जाएगा आपके पास है? 2। यानी सर रिसाब का जो समय है ना, वो रिसाब की जो यूनिट है वो हमारे पास है 2 यूनिट आ गई, रिसाब की यूनिट। अब क्वेश्चन ने कहा है कि सिर्फ और सिर्फ रिसाब का समय आपको बताना है। रिसाब का समय कैसे बताना है? कि टोटल काम कितना? 33, लेकिन 33 नहीं करना है इसको, 33 का 30% ही करना है। तो 30 बट्टे कितना हो जाएगा आपके पास है? 100, और रिसाब का भाग दे दीजिए 2 का। बस आंसर आ जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। तो 99 बट्टे कितना हो गया आपके पास? 20। आप चाहे तो ऐसे कर लीजिएगा। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए कि किस तरीके से आपने ये तरीका किया। तो ये थी आपके पास आज की क्लास। आज मैंने आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करवाए? ये मैं पाइप टंकी तक ले चुका हूँ। आज टोटल मैंने 28 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक प्यारा सा कमेंट्स आप जरूर करिएगा। आज की क्लास में कुछ हैवी क्वेश्चन मैंने लिए हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइमिंग ज़्यादा लग गया है। कोई बात नहीं है, फिर भी आप इस क्लास को जरूर पढ़ के जाइए अगर कल आपका पेपर है तो। आप सभी को ऑल द बेस्ट। फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ कल यथावत टाइम।